सीन स्टार्ट होता है नॉर्दर्न रीजन के कोस्टल एरिया से, जहाँ जियो जायंट ऑक्टोपस से लड़ रहा था, अपने से 3 गुना बड़े एनिमी से लड़ रहा था। यूं तो जियो और ऑक्टोपस दोनों के दोनों ही थर्ड ट्रांसेंडेंटल ऑर्डर के थे, पावर लेवल में एक दूसरे के बराबर थे, इसीलिए एक दूसरे को वो दोनों कड़ी टक्कर दे रहे थे। जहां ऑक्टोपस जियो को जकड़ के फिर से खाने की कोशिश कर रहा था, वहीं जियो अपने अल्टीमेट मूव्स चल रहा था। अपने स्किल मीटेओराइट शावर को एक्टिवेट कर दिया था। देखते ही देखते आसमान चिंगारियों से भर जाता है। आग के गोले जमीन में गिरने को तैयार होने लगते हैं और जमीन में गिर के ऑक्टोपस को जोरदार डैमेज देने लगते हैं। आग के गोलों से डर के ऑक्टोपस भागने की कोशिश तो करता है, पर उसे जियो भागने नहीं देता है। अपने सर्पेंटाइन रूट से ऑक्टोपस को कस लेता है और ऑक्टोपस को उठा के आसमान में फेंक देता है। पर तभी ऑक्टोपस अपना अल्टीमेट एस्केपिंग मूव चलता है, अपने कोरोडिंग इंक को जियो पे फेंक देता है। समंदर में अपने प्रेडेटर से बचने के लिए ऑक्टोपस ऐसे ही साही का यूज करते हैं। अपने दुश्मन को अंधा करके वो लोग मुसीबत से खिसक जाते हैं। ऐसे ही स्किल का यूज जायंट ऑक्टोपस ने जियो पे किया था, जिससे बचने के लिए जियो अपने सारे रूट्स को अपनी चारों तरफ घेर लिया था। पर वो कोरोडिंग इंक इतना पावरफुल था कि जियो की पावरफुल रूट्स को भी पिघलाने लगा था। कोरोडिंग इंक का इम्पैक्ट सिर्फ जियो ही नहीं, आसपास की जमीन भी सहे थे, जिसकी वजह से आसपास का जमीन काला हो गया था, बैरन हो गया था। एक तरीके से उसका फर्टिलिटी ही खो गया था। जियो को कमजोर स्टेट में देख के ऑक्टोपस फिर से अपना वार करता है। जियो को निगल के उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करने की कोशिश करने लगता है, पर ऑक्टोपस ऐसा करे उससे पहले ही जियो अपने ब्रांचेस से आइस एलिमेंट को एक्टिवेट कर देता है। पूरे एरिया में ब्लिजर्ड आने लगते हैं, ठंड भरी कपकपाती हवाएं चलने लगती हैं और पूरा का पूरा कोस्टल एरिया के साथ साथ ऑक्टोपस भी वहीं जम जाता है। ऑक्टोपस का किस्सा तो खत्म हो जाता है, पर जियो एक बात जरूर समझ लेता है कि थर्ड ट्रांसेंडेंटल बीस्ट को हराना कोई मामूली बात नहीं है। ऑक्टोपस वाकई बहुत पावरफुल था और अगर जियो के पास इतने सारे स्किल ना होते तो वो ऑक्टोपस के हाथों मारा भी जा सकता था। ऑक्टोपस से निपट के जियो तुरंत पेरेग्रिन फाल्कन को अपने पास बुलाता है और आसपास मंडराते उसके बीस्ट को उसके पास गैदर करने का कमांड दे देता है। उसी रात कोस्टल एरिया में दावत होता है। सारे बीस्ट मिलके ऑक्टोपस की कबाब बनाते हैं। ऑक्टोपस का चमड़ी मर के भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसे किंग जाओ इजीली चबा नहीं पा रहा था। वहीं ऑक्टोपस मीट खा खा के डायनासोर ने अपना मुंह ही भर लिया था। वो इतना खा रहा था कि सांस भी नहीं ले पा रहा था। वहीं पे व्हाइट टाइगर बेफिक्री से खा रहा था, वो तो इंटेस्टाइन को भी नहीं छोड़ रहा था। सब लोग जम के खा रहे थे। वो लोग इतने बड़े ऑक्टोपस से सबका पेट भरने वाले थे, पर सबके सब अपने मस्ती में व्हाइट क्रेन को तो भूल ही गए थे। मजे के बीच जियो एक चीज नोटिस करता है कि एंशिएंट एम्परर एलिगेटर दूसरे बीस्ट से धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। सिर्फ वही नहीं, व्हाइट टाइगर तो फर्स्ट ट्रांसेंडेंटल ऑर्डर में पहुंच के थोड़ा सा भी इंप्रूव नहीं किया है। इसीलिए सबको हेल्प करने के लिए जियो ऑक्टोपस के अंदर से कुछ एसेंस निकालता है, जो दूसरे बीस्ट को ग्रेटली इंप्रूव कर सकते थे। एक तरीके से वो उनके लिए एलिक्सर थे। जियो ऑक्टोपस के अंदर से उसके 3 दिल निकालता है और अपनी विंड ब्लेड से उसके कई टुकड़े कर देता है और उन टुकड़ों को पीछे रह गए बीस्ट को खाने के लिए दे देता है। उनको कंज्यूम करके इवॉल्व होने के लिए दे देता है। जैसे ही किंग जाओ और एंशिएंट एम्परर एलिगेटर उन हार्ट के टुकड़े को कंज्यूम करते हैं, वो तुरंत इवॉल्व हो जाते हैं और सेकंड ट्रांसेंडेंटल ऑर्डर में पहुंच जाते हैं। एंशिएंट एम्परर एलिगेटर अब इवॉल्व होकर एक ड्रैगन जैसा लग रहा था। वो तो कंटिन्यूअसली शार्पनिंग ऑरा रिलीज कर रहा था और अब तो 2 पैरों पे भी चल सकता था। एंशिएंट एम्परर एलिगेटर को ब्लडी टायरेंट बोल की पैसिव स्किल भी मिल गया था, जिसकी वजह से वो जितना घायल होगा उतना ही पावरफुल बनेगा। दूसरी तरफ किंग जाओ पूरी तरह से बदल चुका था। वो तो अब इंसान की तरह लग भी नहीं रहा था, बल्कि एक म्यूटेंट की तरह लग रहा था। सिर्फ किंग जाओ का बॉडी ही नहीं, उसका ऑरा भी स्ट्रॉन्गर बन गया था। उसके अर्थ मैनिपुलेशन पावर अब अलग ही लेवल पे पहुंच गया था, जिसकी वजह से वो मिट्टी से कुछ भी बना पा रहा था। बड़े बड़े बिल्डिंग्स और इमारतें बनाना, उनको हवा में फ्लोट करवाना अब किंग जाओ का चुटकियों का काम बन गया था। किंग जाओ के नए लुक से क्यानकिन बहुत इंप्रेस हुई थी और उसे इंप्रेस करने के चक्कर में किंग जाओ अपने एबिलिटीज को यूज कर करके बेहोश होने की कगार पे भी आ गया था। अपने फ्लोटिंग इमारतों से वो नीचे जो गिरने लगा था, पर उसे एम वक्त पे एंशिएंट एम्परर एलिगेटर बचा लेता है। एंशिएंट एम्परर एलिगेटर किंग जाओ को नीचे नहीं गिरने देता है। उसी वक्त एक अनजान सा ऑरा जियो और क्यानकिन महसूस करते हैं और जैसे ही वो लोग पलट के देखते हैं, उनको पैंडा दिखाई देता है। पैंडा उनकी ओर ही आ रहा था और अपने साथ वो पोलर बेयर की आर्मी लेके आ रहा था। हर एक पोलर बेयर फर्स्ट ट्रांसेंडेंटल ऑर्डर के थे और उनको लीड करने वाला पोलर बेयर सेकंड ट्रांसेंडेंटल ऑर्डर का था। देखा जाए तो पैंडा भी इवॉल्व हुआ था। वो पिछली बार से थोड़ा इवॉल्व होके आया था, थोड़ा स्ट्रॉन्गर बन के आया था और जिस रास्ते से वो पोलर बेयर के साथ चल चल के आ रहा था, उसी रास्ते के वाटर बॉडीज को वो जमाता चला जा रहा था। मतलब पैंडा अब फायर एलिमेंट के साथ साथ आइस एलिमेंट को भी कंट्रोल कर सकता था। जैसे ही पैंडा पोलर बेयर के झुंड के साथ जियो के पास पहुंचता है, वो जियो को ग्रीट करता है और जियो को हालचाल पूछने लगता है। वहीं जियो डायरेक्टली मुद्दे पे आ जाता है। जियो पूछने लगता है कि उसे इतने पावरफुल
बीस्ट कहाँ मिले। दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ये पोलर बेयर्स जियो के साथ अलायंस करने के लिए आए हैं, अपने नेशन को जियो के साथ मर्ज करने के लिए आए हैं। वैसे तो जियो बहुत खुश होता है, उसे पैंडा से इतना बड़ा फायदा जो हुआ होता है। सेकंड ट्रांसेंडेंटल ऑर्डर का पोलर बेयर जो स्नो एट्रीब्यूट्स, थंडर एट्रीब्यूट्स और लाइटनिंग एट्रीब्यूट्स को कैरी कर रहा था, वो अब जियो का दोस्त जो बन गया था। वो दिन जियो की बीस्ट आर्मी के लिए बहुत ज्यादा खुशनुमा था। जियो को 1.2 मिलियन इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले थे, उसके साथ साथ एडिशनल 4 लाख स्पिरिचुअल पावर भी मिल गए थे। सिर्फ उतना ही नहीं, उनको तो नया अलायंस भी मिल गया था, 200 के आसपास पोलर बेयर का संगत जो मिल गया था। इसी खुशी में धूमधाम से पार्टी चलता है, वाइन पी के सब लोग झूमने लगते हैं, अपनी विक्ट्री का जश्न मनाने लगते हैं। तभी जियो को एक नोटिफिकेशन आता है, उसे एक नया स्किल मिल गया होता है, एक ऐसा स्किल जिससे वो अपने कॉन्शियसनेस को दूसरे प्लांट्स में ट्रांसफर कर सकता था। मतलब एक तरीके से वो एक से ज्यादा जियो बना सकता था, अपना क्लोनिंग कर सकता था। सीन शिफ्ट होता है दुनिया के किसी कोने में, जहाँ पानी के अंदर से एक स्पिरिचुअल ग्रास निकलता है। वो दूसरे स्पिरिचुअल ग्रास से पूरा का पूरा अलग होता है, वो सतरंगी रंगों से चमक रहा होता है, जैसे कि वो स्पिरिचुअल ग्रास मल्टीपल एलिमेंटल एट्रीब्यूट्स को कैरी कर रहा हो। जैसे ही वो स्पिरिचुअल ग्रास बाहर निकलता है, वैसे ही ट्रमेंडस एनर्जी को चारों तरफ बिखेर देता है। उसका पावर लेवल इतना ज्यादा होता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी आसमान छू जाता है। उस स्पिरिचुअल ग्रास का पता सबसे पहले व्हाइट टेम्पोरल सिटी को लगता है, जहाँ व्हाइट टेम्पोरल सिटी का लॉर्ड वांग हाओ अपने ट्रूप्स को मूव करने का कमांड देता है और साथ ही साथ फेडरेशन को उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेजर का अपडेट दे देता है। सिर्फ व्हाइट टेम्पोरल सिटी ही नहीं, ज़ेंगहाई सिटी भी मोशन पे आ जाता है। ज़ेंगहाओ सिटी का लॉर्ड जाओ जिन तो जेलस भी होने लगता है। वो जेलस व्हाइट टेम्पोरल सिटी के लॉर्ड वांग हाओ पे हो रहा होता है। वांग हाओ एक कॉमनर था, पर अपनी मेहनत और इंटेलिजेंस पे चलते वो ग्रेटेस्ट 10th जीनियस में से एक बन गया था। वहीं जाओ जिन बस एक प्रोडोजी बन के रह गया था, इसीलिए वो वांग हाओ को इतना पसंद बिल्कुल नहीं करता था। और वही वांग हाओ आज उस ट्रेजर को पाने के लिए सबसे पहले मूव चला है, और ये बात जाओ जिन को खटक रही होती है। स्पिरिचुअल ग्रास की एनर्जी को हर कोई महसूस किया होता है, इसीलिए दूसरे नेशन भी एक्टिव हो गए होते हैं। सी गार्डियन सिटी, यान सिटी और यहाँ तक कि खुद फेडरेशन भी मोशन में आ चुका होता है। उसी अफरा तफरी में इन्फर्नो सिटी में शाओलिंग अपने वेम्पायर कमांडर वेनेसा से बात कर रही होती है। दोनों की बातों से हमें ये पता चलता है कि इस बार का स्पिरिचुअल ग्रास बहुत खास था। स्पिरिचुअल पावर में वो एनॉर्मस था, इसीलिए वो इंसानों के हाथों तो बिल्कुल नहीं लग सकता था, और अगर इंसानों के हाथों वो लग गया तो जियो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता था। इसीलिए शाओलिंग वेनेसा को अपने जेनेटिक आर्मी को अवेकन करने का कमांड दे देती है, जहाँ वेनेसा कई सारे चमगादड़ बन के ड्रैकुला की तरह अपने फोर्स को कमांड करने के लिए बाहर निकलती है और उन सबको स्पिरिचुअल ग्रास की ओर लीड करने लगती है। वहीं शाओलिंग वेनेसा के ऐसे अकॉम्प्लिशमेंट में बहुत खुश होती है और अपनी बीस्ट आर्मी के लिए पेरेग्रिन फॉल्कन्स के द्वारा रिसेंट इवेंट्स का अपडेट भेज देती है। जल्दी ही जियो के बीस्ट और कई सारे नेशंस आपस में टकराने वाले थे और जीतने वाले ही स्पिरिचुअल ग्रास को लेके जाने वाले थे, जहां ज़ेंगहाई सिटी का लॉर्ड जाओ जिन अपने सुपर ह्यूमन टीम के साथ आ रहा था, पर वो रास्ते में व्हाइट टेम्पोरल सिटी के लॉर्ड वांग हाओ को देख के रुक गया था। जाओ जिन सोच में पड़ गया था कि वांग हाओ वहाँ अकेला क्या कर रहा है, उसे तो अपने सुपर ह्यूमन टीम के साथ होना चाहिए, पर उसकी टीम का वहाँ अता पता नहीं था, जैसे कि वो वहाँ अकेला ही आया था। वांग हाओ जाओ जिन के मन में उठ रहे सवालों को समझ लेता है और उसके बिना पूछे भी उसके आंसर्स को वो देने लगता है। वांग हाओ के एक्सप्लेनेशन से हमें ये पता चलता है कि ये न्यू स्पिरिचुअल ग्रास बहुत पावरफुल था और सेकंड ट्रांसेंड लेवल के नीचे के क्रिएचर्स को वो वश में कर सकता था, उनको कंट्रोल करके उनको एक दूसरे का एनिमी बना सकता था। उसे स्पिरिचुअल ग्रास के शिकार वांग हाओ के टीममेट्स हुए थे और उनके पागलपन को खत्म करने के लिए वांग हाओ को उन सबको मजबूरी में मारना पड़ा था। वांग हाओ जाओ जिन को एक वार्निंग देता है, वार्निंग की अगर उसके टीममेट्स इससे आगे गए तो उनकी हालत भी उसके टीममेट्स जैसे ही होगी। स्पिरिचुअल ग्रास उनके दिमाग के साथ भी खेलने लगेगा और ना चाहते हुए भी जाओ जिन को अपने टीममेट्स को मारना पड़ेगा। चाहे वांग हाओ एक कॉम्पिटिटर हो, पर उसकी बातें सच थी, इसीलिए अपने टीममेट्स को वहीं छोड़ के जाओ जिन वांग हाओ के साथ बिजली की तेजी से आगे बढ़ता है। दोनों इतने स्पीड से उड़ रहे थे कि नॉर्मल इंसानों को वो दोनों दिख भी नहीं रहे थे। स्पिरिचुअल ग्रास की ओर बस वो दोनों अट्रैक्ट नहीं हुए थे, स्पिरिचुअल ग्रास के पास तो कई सारे नेशंस आ रहे थे, उनके सुपर सोल्जर्स आ रहे थे, पर उनमें से कोई भी वांग हाओ और जाओ जिन की तरह पावरफुल नहीं था, पर कुछ बहुत वीक जरूर थे, इतने वीक कि वांग हाओ और जाओ जिन उनको नजर उठा के भी नहीं देख रहे थे। जैसे ही वांग हाओ और जाओ जिन स्पिरिचुअल ग्रास के पास पहुंचने लगते हैं, वैसे ही उन पे बीस्ट हमला कर देते हैं। बीस्ट्स एक से बढ़ के एक थे, लो लेवल से लेके फास्ट ट्रांसेंडेंटल लेवल के भी थे, और उनके अटैक का बस ये शुरुआत भर ही था, क्योंकि इन सबको स्पिरिचुअल ग्रास कंट्रोल जो कर रहा था। वैसे तो वांग हाओ और जाओ जिन सारे के सारे बीस्ट से इजीली लड़ लेते हैं, उनको पछाड़ देते हैं, पर उनका प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब
सैवेज हॉर्स बोल के सेकंड ट्रांसेंडेंटल बीस्ट उनके सामने आ जाता है। उनकी मुसीबत वही नहीं रुकती, क्योंकि उनसे लड़ने के लिए तो अब अबेसल क्रो भी आ चुका होता है, क्योंकि दोनों के दोनों बीस्ट सेकंड ट्रांसेंडेंटल लेवल के थे। साइज में एनॉर्मस होने के साथ साथ पावर लेवल में उनको टक्कर दे सकते थे। इसीलिए जाओ जिन और वांग हाओ उन बीस्ट से अपना पीछा छुड़ा के स्पिरिचुअल ग्रास की ओर भागने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है स्पिरिचुअल ग्रास के पास, जो कि पानी के बीचों बीच था। उसी स्पिरिचुअल ग्रास के पास छिपते छिपाते दूसरा एक सेकंड ट्रांसेंड लेवल का सुपर ह्यूमन वहां आ चुका था। वैसे तो वो सोचा था कि इस स्पिरिचुअल ग्रास को वो अब्सॉर्ब करके थर्ड या फोर्थ ट्रांसेंड लेवल में पहुंच जाएगा। उस स्पिरिचुअल ग्रास को वो अकेले ही अब्सॉर्ब कर लेगा, पर उसका सपना तभी टूट जाता है जब जाओ जिन और वांग हाओ वहां पहुंच जाते हैं और उन दोनों का पीछा कर करके दो एनॉर्मस बीस्ट वहां पहुंच जाते हैं। सिचुएशन को ऐसे फोल्ड करते देख वो अनजान सुपर ह्यूमन फिर से छिप जाता है और सही मौके का इंतजार करने लगता है। दूसरी ओर जाओ जिन और वांग हाओ उन एनॉर्मस बीस्ट से अपना पीछा छुड़ा रहे थे, पर उनसे वो भाग नहीं पा रहे थे। इसीलिए वांग हाओ एक सुझाव देता है, सुझाव कि वो उन दोनों एनॉर्मस बीस्ट से लड़ेगा और जाओ जिन को एक मौका देगा, मौका जिसमें जाओ जिन को स्पिरिचुअल ग्रास को तोड़ना पड़ेगा। वैसे तो जाओ जिन खुशी खुशी इस सुझाव को मान लेता है, क्योंकि वांग हाओ ने उसके काम को आसान कर दिया था, पर जैसा लग रहा था वैसा कहाँ होने वाला था। स्पिरिचुअल ग्रास ऐसे ही किसी इंसान के हाथों में कैसे आने वाला था। जैसे ही जाओ जिन स्पिरिचुअल ग्रास के पास पहुंचता है, वैसे ही पानी के अंदर से एक जायंटिक स्नेक जाओ जिन की ओर मुंह खोल के झपटता है। सीन शिफ्ट होता है स्पिरिचुअल पावर मॉनिटरिंग ब्यूरो पे, जहां सभी स्पिरिचुअल पावर की ट्रैकिंग कर रहे थे। सैटेलाइट ट्रैकिंग से उनको पता चलता है कि रिसेंट स्पिरिचुअल ग्रास के पास 20 इंडिविजुअल जा रहे थे, जिनका स्पिरिचुअल पावर 100,000 से ऊपर था। उन्हीं 20 इंडिविजुअल में से 8 ऐसे इंडिविजुअल्स थे जिनका स्पिरिचुअल पावर 300,000 से भी ऊपर था। यूं तो ऐसे खबर पाके SPMB की हेड पहले से ही सरप्राइज हो गई थी, पर उसकी मुंह खुला का खुला तब रह जाता है जब वो 8 इंडिविजुअल में से डीमन बुल को पाती है। डीमन बुल जो डीमनिक ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब बीस्ट नेशन भी स्पिरिचुअल ग्रास को पाने के लिए अपना कदम चल चुका था। उसी 8 इंडिविजुअल के ग्रुप में SPMB के हेड को सावलिंग भी मिलती है, जो शायद उसी स्पिरिचुअल ग्रास को पाने के लिए वहां जा रही थी। बैटल सच में एक डेंजरस मोड लेने वाला था, और इस ताकत के खेल में कौन जीतेगा ये तो अब समय ही बता सकता था। सीन स्टार्ट होता है स्पिरिचुअल ग्रास के पास से, जहाँ जोरों शोरों से लड़ाई चल रहा था। एक और जहाँ वांग हाओ एबिसल क्रो के गर्दन पे वार कर रहा था, उसे पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश कर रहा था, वहीं जाओ जिन उस पे हमला करते सांप के अटैक को डॉच करते हुए डायरेक्ट स्पिरिचुअल ग्रास की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वो स्पिरिचुअल ग्रास को पकड़ने की कोशिश करता है, वैसे ही एक जोरदार अटैक के इम्पैक्ट से वो स्पिरिचुअल ग्रास से दूर जा गिरता है। उस पे हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि डीमनिक बुल था। मतलब कंपटीशन में अब मिस्टी माउंटेन भी आ चुका था। डीमनिक बुल को देख जाओ जिन सरप्राइज तो होता है, पर तुरंत ही अपने आप को संभाल के डीमनिक बुल पे अपने इनेट एबिलिटी हेल सरपेंट से हमला कर देता है। हेल सरपेंट एक ऐसा अटैक था जिसमें पॉइजनस क्लाउड सरपेंटाइन रूप लेके एनिमी को डसने की कोशिश करते हैं। डीमनिक बुल हेल सरपेंट को अपने बैटल एक्स से चीर के रख देता है, पर उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर पाता। वो तो अपनी ग्रेविटी मैनिपुलेशन को भी यूज करता है, पर उससे भी हेल सरपेंट का थोड़ा सा हिस्सा बच ही जाता है, जो कि मौका पाके तुरंत डीमनिक बुल पे झपटता है। पर एम वक्त पे वहाँ सावलिंग आ चुकी थी और अपने बर्निंग फ्लेम से वो हेल सरपेंट को जला के रख दी थी। सावलिंग मौका पाके डीमनिक बुल के पास से गुजरती है और उसे एक एडवाइस देके जाती है। एडवाइस कि वो इन एनिमी से लॉन्ग रेंज से ना लड़े, और वो एडवाइस पाके डीमनिक बुल तुरंत अपने बैटल टैक्टिक्स को चेंज कर देता है। अपने बैटल एक्स को पानी पे मार के बड़े बड़े वेव्स जनरेट करता है और उन वेव्स में चिपके वो जाओ जिन के पास पहुंच जाता है और उससे क्लोज रेंज में लड़ने लगता है। जाओ जिन बहुत गुस्से में था और गुस्से के साथ साथ वो कंफ्यूज भी हो रहा था। कंफ्यूज की डीमनिक बुल सावलिंग को स्पिरिचुअल ग्रास के पास कैसे जाने दे रहा है। वो ये सब डीमनिक बुल को पूछने की कोशिश तो करता है, पर डीमनिक बुल उसकी बातों को इग्नोर करके उस पे अर्थ डोमेन यूज कर देता है। अर्थ डोमेन एक ऐसा स्किल जो गिवन एरिया में अर्थ की ग्रेविटी को 3 गुना कर देता है। अर्थ डोमेन की वजह से ग्रेविटी इतना बढ़ चुका था कि जाओ जिन हिल भी नहीं पा रहा था। उसी वक्त डीमनिक बुल अपना नेक्स्ट मूव चलता है और अपने हेवी एक्स ब्लेड स्किल यूज करके जाओ जिन को तालाब के किनारे फेंक देता है। अटैक का इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि पानी 2 हिस्सों में बट गया था और जाओ जिन खून की उल्टी करने लगा था। पर इतना मार खा के भी जाओ जिन इतनी आसानी से कैसे हार मानने वाला था। जहाँ डीमनिक बुल और जाओ जिन फिर से टकराने की एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे, वहीं तालाब के सेंटर में सावलिंग स्पिरिचुअल ग्रास के पास पहुंच चुकी थी।
स्पिरिचुअल ग्रास सावलिंग को पहचान लेता है। वो पहचान लेता है कि सावलिंग इंसान नहीं है बल्कि प्लांट की ही रूह का एक हिस्सा है। इसीलिए वो सावलिंग के साथ कम्युनिकेट करने लगता है। दोनों की कम्युनिकेशन से हमें ये पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे थे। इसीलिए सावकिंग सावलिंग के बॉडी से बाहर आ गई थी और सावलिंग की बॉडी को टेम्पोररीली यूज करने के लिए वो स्पिरिचुअल ग्रास को दे दी थी। ये सब देख के जब स्पिरिचुअल ग्रास सावकिंग को पूछता है कि वो उसके लिए ये सब क्यों कर रही है, तब वो जवाब पाता है कि सावकिंग और वो एक ही साइड पे हैं, फ्लोरा की दुनिया से हैं, मतलब कि पेड़ पौधों के किंगडम से हैं। स्टार्ट होता है स्पिरिचुअल ग्रास के पास, जहाँ वांग हाओ सैवेज हॉर्स और अबिसल क्रो से अकेले लड़ रहा था। वो उन पे बार बार हमला तो कर रहा था पर लगातार वो लोग हील भी हो रहे थे और वांग हाओ के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे थे। दूसरी ओर जाओ जिन और वो अनजान सुपर ह्यूमन जजेंटिक स्नेक से लड़ रहे थे, उसके जहरीले वेनम से अपने आप को बाल बाल बचा रहे थे। तभी वहाँ मौजूद हर एक सुपर ह्यूमन को क्रिएचर को एक पावरफुल ऑरा महसूस होता है और वो ऑरा और किसी से नहीं बल्कि सावलिंग से आ रहा होता है। सावलिंग के बॉडी को अब स्पिरिचुअल ग्रास कंट्रोल कर रहा था और इसीलिए स्पिरिचुअल ग्रास जो दूसरे बीस्ट से अपना लिंक बनाया था वो सावलिंग को कंट्रोल करते ही टूट गया था। सारे के सारे बीस्ट अब सावलिंग की ओर ही बढ़ रहे थे, सावलिंग के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करने की कोशिश में जुट गए थे। यूं तो सुपर ह्यूमंस को खुश होना चाहिए था क्योंकि वहाँ मौजूद सारे बीस्ट उन सबको छोड़ के सावलिंग को अपना टारगेट बना रहे थे, पर वो खुश कैसे होते जब स्पिरिचुअल ग्रास उनके हाथ से जा सकता था। इसीलिए सुपर ह्यूमंस भी लग पड़ते हैं, सावलिंग के अंदर से स्पिरिचुअल ग्रास की एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने में जुट जाते हैं। पर तभी कंट्रोल हुई सावलिंग ऑफेंसिव मोड में आ जाती है और फ्लेम बटरफ्लाई को एक्टिवेट कर देती है। जलती हुई तितलियां एक एक करके उभरने लगती हैं और पूरे लेक को अपने चपेट में ले लेते हैं। फ्लेम बटरफ्लाई का एनर्जी इतना ज्यादा था कि आते हुए बीस्ट और सुपर ह्यूमंस सब जल के राख हो गए थे, यहाँ तक कि वो लेक के पानी को भी इवापोरेट करने लगे थे। लेक के पास कुछ मास्क सुपर ह्यूमन भी थे जो अपने आप को ड्रैगन गार्ड्स बोल रहे थे। वो लोग सावलिंग के ऐसे पावर लेवल को देख सरप्राइज हो गए थे। वो लोग सोच रहे थे कि सावलिंग पोजेस थी और सावलिंग को पोजेस करने वाला स्पिरिचुअल ग्रास ही था, जिसकी वजह से सावलिंग का पावर लेवल इतना ज्यादा बढ़ रहा था। देखते ही देखते सावलिंग का पावर लेवल 400,000 से 700,000 तक चला जाता है और वो बस वहाँ नहीं रुकता, सावलिंग का पावर लेवल तो 30 मिलियन तक पहुँच जाता है। क्योंकि सावलिंग ऐसी डेंजरस ऑरा रिलीज कर रही थी तो वांग हाओ और जाओ जिंग उसे देखते ही घबरा रहे थे। उसके ऑरा को वो लोग हैंडल नहीं कर पा रहे थे, पर उनको कहाँ पता था कि ये पावर सावलिंग का नहीं बल्कि स्पिरिचुअल ग्रास का था, जो वो सावलिंग के बॉडी पे इंजेक्ट कर रहा था। एक तरीके से वो सावलिंग की पावर को बूस्ट कर रहा था। इसी सिलसिले में सावलिंग और स्पिरिचुअल ग्रास के बीच बातचीत होने लगती है, बातचीत जिससे हमें पता चलता है कि स्पिरिचुअल ग्रास के एनर्जी से अट्रैक्ट होके दूर दूर से बीस्ट वहाँ आ रहे थे और उन सारे बीस्ट का एक ही मकसद था, स्पिरिचुअल ग्रास की एनर्जी को अब्सॉर्ब करना। इसीलिए स्पिरिचुअल ग्रास का वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं था। स्पिरिचुअल ग्रास को बचाने के लिए सावलिंग उसे एक ऑफर देती है, ऑफर की उस जगह को वो जल्दी से जल्दी छोड़ दे और टियानशान माउंटेन या मिस्टी माउंटेन चला जाए। दोनों की दोनों जगह ही बहुत खतरनाक जगह था जहाँ ह्यूमन अपना पैर भी नहीं रखते थे। बातचीत खत्म होते ही स्पिरिचुअल ग्रास सावलिंग की बॉडी को सावकिंग को वो लौटा देता है। जैसे ही सावलिंग के बॉडी को सावकिंग पोजेस करती है वो डीमन बुल को एक कमांड देती है, कमांड की स्पिरिचुअल ग्रास के साथ वो मिस्टी माउंटेन जल्दी से जल्दी चला जाए और एनिमीज को हैंडल करना उस पे छोड़ दे। सावलिंग तुरंत अपने पावर्स को यूज करने लगती है और बड़े से बड़े वॉरपुल्स बना के डीमनिक बुल को वो कवर अप देने लगती है। पर ड्रैगन गार्ड्स चालाक थे, वो तो स्पिरिचुअल ग्रास की स्पिरिचुअल एनर्जी को ट्रैक कर रहे थे, इसीलिए उनको पता चल ही जाता है कि स्पिरिचुअल ग्रास अब मूव कर रहा है। जहाँ ड्रैगन गार्ड्स डीमनिक बुल के पीछे भागते हैं वहीं जाओ जिन और वो मिस्टीरियस सुपर ह्यूमन सावलिंग का सामना करते हैं। पर सावलिंग तो बहुत पावरफुल थी, वो एक ही झटके में जाओ जिन और वो मिस्टीरियस सुपर ह्यूमन को पछाड़ दी थी। वहीं पे ही वांग हाओ अबिसल क्रो और सैवेज हॉर्स से लड़ रहा था, उसका भी हाल कुछ अच्छा नहीं था। अबिसल क्रो तो बार बार हिल हो रहा था और उससे लगातार लड़के वांग हाओ का बॉडी अब तक थका नहीं था। तभी सावलिंग के हमले से जाओ जिन और वो मिस्टीरियस सुपर ह्यूमन का बॉडी वांग हाओ की ओर मार खा के गिरते हैं। उन दोनों को देख के वांग हाओ समझ गया था कि ये दोनों सावलिंग के सामने टिक नहीं सकते, इसीलिए वांग हाओ उन दोनों को डीमनिक बुल के पीछे भेज देता है और खुद सावलिंग का सामना करने लगता है। सावलिंग और वांग हाओ जैसे ही टकराते हैं ट्रेमेंडस एनर्जी इन्वायरमेंट में रिलीज होने लगता है, चारों तरफ तबाही मचने लगता है, बर्बादी मचने लगता है। सीन शिफ्ट होता है डीमनिक बुल के पास जिसे जाओ जिन और वो मिस्टीरियस आदमी फॉलो कर रहे थे। उन दोनों के साथ साथ डीमनिक बुल को ड्रैगन नाइट्स और दूसरे बीस्ट भी फॉलो कर रहे थे, क्योंकि वो स्पिरिचुअल ग्रास को कैरी करके जो ले जा रहा था वो तो एक चलता फिरता बुफे बन गया था। डीमनिक बुल इतना भागा भागी करके अब थकने लगा था, उसका बॉडी अब जवाब देने लगा था। जैसे ही वो अपने स्पीड को स्लो करता है स्पिरिचुअल ग्रास डीमनिक बुल को अपने एनर्जी से इम्ब्यून करता है, मतलब अपने एनर्जी का थोड़ा सा हिस्सा डीमनिक बुल को वो दे देता है। जो एनर्जी वो भाग के लड़के खोया
गया था उस एनर्जी को वो फिर से पाके हाई वेलोसिटी से वो स्पिरिचुअल ग्रास के साथ भागता है। स्पीड इतना कि वो मिस्टीरियस आदमी और जाओजिन को डीमोनिक बुल दिखता भी नहीं है, पर उस स्पीड में भी डीमोनिक बुल को कोई टक्कर दे रहा था, क्योंकि भागते भागते वो अचानक रुक जो गया था। उसके रुकने का कारण ड्रैगन गार्ड्स का एरो था, जो उसी पे एम करके रिलीज किया गया था। यूं तो डीमोनिक बुल उस एरो से बच गया था, पर देखते ही देखते एरो को फॉलो करते हुए ड्रैगन गार्ड्स भी वहां पहुंच जाते हैं और डीमोनिक बुल से लड़ने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है व्हाइट टाइगर, नाइनटेल फॉक्स, पांडा, क्यानकिन, किंग जाओ और आर्टिक स्नो बेयर के पास। जो लोग डीमोनिक बुल के पास ही जा रहे थे, उसकी मदद करने के लिए वो जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना चाहते थे। जहां व्हाइट टाइगर पे सवार हुई क्यानकिन और नाइनटेल फॉक्स किंग जाओ, पांडा और आर्टिक स्नो बेयर को पीछे छोड़ के आगे उड़ के चले जाते हैं, क्योंकि नाइनटेल फॉक्स को कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, मानो कि डीमोनिक बुल बहुत बड़ी खतरे में था। वहीं पांडा, किंग जाओ और आर्टिक स्नो बेयर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि लेविटेट करने का स्किल उनके पास नहीं था। उनको तो चल चल के ही डीमोनिक बुल के पास जाना था। सीन शिफ्ट होता है डीमोनिक बुल के पास, जो जान चुका था कि इस बार के एनिमीज कोई नॉर्मल एनिमीज नहीं थे, क्योंकि वो पावरफुल ऑरा रिलीज जो कर रहे थे। ड्रैगन गार्ड्स को देख के डीमोनिक बुल समझ जाता है कि जियो सारे बीस्ट को एक साथ रहने को क्यों बोलता है, क्योंकि बाहर की दुनिया में ऐसे पावरफुल एनिमीज जो हैं, ऐसे खतरे का सामना करके भी डीमोनिक बुल इतनी आसानी से हार नहीं मानता और अपने मैक्सिमम पावर यूज करके ग्रेविटेशनल फील्ड के स्किल को एक्टिवेट कर देता है। जहां दूसरे ह्यूमंस ऐसे ग्रेविटी के फील्ड में हिल भी नहीं सकते थे, वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में ये ड्रैगन गार्ड्स डीमोनिक बुल की ओर बढ़ रहे थे, उस पे हमला कर रहे थे। उनका तो एक बैटल स्ट्रेटेजी भी था। दो ड्रैगन गार्ड्स डीमोनिक बुल के साथ क्लोज कॉम्बैट कर रहे थे और तीसरा दूर खड़े होके डीमोनिक बुल पे अपना निशाना साध रहा था। अपने बो एंड एरो से डीमोनिक बुल पे वो हमला कर रहा था। अपने सामने के एनिमीज से लड़ने के लिए डीमोनिक बुल ग्रेविटेशनल पुल को एक्टिवेट करता है। एक लार्ज एरिया में ग्रेविटी को 3 गुना स्ट्रॉन्गर बना देता है, पर फिर भी उसके एनिमीज उसकी ओर ही बढ़ रहे थे। लड़ने को वो लोग तत्पर हो रहे थे। जैसे ही एक ड्रैगन गार्ड डीमोनिक बुल के पास आता है, सुप्रीम रूलर फिस्ट को एक्टिवेट करके वो डीमोनिक बुल पे टूट पड़ता है। वो बस इतने में ही नहीं रुकता, उसके बाद वो हैवी मैकेनॉइड फिस्ट को एक्टिवेट करता है और लगातार पंच मार मार के वो डीमोनिक बुल को बेहाल करने लगता है। डीमोनिक बुल की ये हालत देख के वो बहुत खुश होता है और अपनी जीत की खुशी में वो डीमोनिक बुल को ताना मारने लगता है। वो ड्रैगन गार्ड बोलने लगता है कि डीमोनिक बुल स्ट्रॉन्गर जरूर है, पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि एक फुल फ्लेज ड्रैगन गार्ड से लड़ पाए। पर तभी कुछ ऐसा होता है जो ड्रैगन गार्ड ने सोचा भी नहीं था। जो डीमोनिक बुल कुछ देर पहले ही हार रहा था, उसी के एक ही वार से ये ड्रैगन गार्ड जमीन पे गिरे धूल खा रहा था। डीमोनिक बुल उतने में कहाँ रुकने वाला था, वो भी उस ड्रैगन गार्ड पे हमला करने लगता है और उसके ऐसे वार से धरती में दरार पड़ने लगती है। अपने कंपेनियन को ऐसे मार खाते देख दूर खड़ा बो एंड एरो वाला ड्रैगन गार्ड डीमोनिक बुल पे डीमन डस्ट्रिंग एरो को लॉन्च कर देता है। यूं तो डीमोनिक बुल उस एरो को पकड़ तो लेता है, पर उस एरो के फोर्स से डीमोनिक बुल कई कदम दूर पीछे हट जाता है। लॉन्ग रेंज ड्रैगन गार्ड का असली मकसद यही था। उसका मकसद डीमोनिक बुल को घायल करना नहीं, बल्कि एक ओपनिंग क्रिएट करना था, और उस ओपनिंग का, उस मौके का दूसरा क्लोज रेंज ड्रैगन गार्ड बखूबी यूज करता है और वो डीमोनिक बुल के पीछे जाके अपने एनर्जी सोर्स से उसे घायल कर देता है। पर डीमोनिक बुल इतने में कहाँ हार मानने वाला था। वो इन पिद्दियों से अगर हार जाए तो जियो को अपना चेहरा कैसे दिखा सकता था। इसलिए डीमोनिक बुल अपने पे लॉन्च हुए एरो को फुल फोर्स से रिसेंट क्लोज रेंज ड्रैगन गार्ड पे लॉन्च कर देता है, पर उस हमले को वो ड्रैगन गार्ड अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर देता है। यहाँ पे हमें तीनों ड्रैगन गार्ड्स के कोड नेम पता चलता है। लॉन्ग रेंज ड्रैगन गार्ड का नाम यहाँ 6, जो उस एरो को अभी अभी ब्लॉक किया था उसका नाम 7, और जो डीमोनिक बुल के पंच का शिकार हुआ था उसका नाम 8 था। 7 और 8 को ऐसे हालत में देख 6 फुल फ्रंटल में आ जाता है। वो डीमोनिक बुल पे एरोस की बारिश करने लगता है, लगातार कंटिन्यूअस एनर्जी एरोस की बारिश, जिसके सामने डीमोनिक बुल अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पा रहा था। डीमोनिक बुल को ऐसे पेन में देख स्पिरिचुअल ग्रास उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, 6 को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर उसका माइंड कंट्रोल फेल हो जाता है। जहाँ लग रहा था कि डीमोनिक बुल का खेल खत्म हो गया है, एरोस की बारिश में डीमोनिक बुल दफन हो गया है। उसी एरोस की बारिश से डीमोनिक बुल गुर्रा के बाहर आता है और 7 पे अपने बैटल एक्स से फुल फोर्स से अटैक कर देता है। अटैक इतना पावरफुल कि जमीन 2 टुकड़ों में बट गया था, वहाँ एक खाई बन गया था। पर उस हमले से 7 बच गया था, क्योंकि उसका 6th ब्रदर एम वक्त पे एक्शन में आ गया था और अपने एजिलिटी को यूज करते हुए वो 7 और 8 को अटैक रेंज से दूर ले आया था, सेफ स्पॉट में ले आया था। ऐसी नाजुक समय में वहाँ जाओजिन और वो मिस्टीरियस सुपर ह्यूमन पहुँच गए थे, और वो वहाँ अकेले नहीं गए थे, उनके पीछे पीछे वहाँ बीस्ट भी गए थे। स्पिरिचुअल ग्रास को कंज्यूम करने की चाह में वो डीमोनिक बुल का पीछा कर रहे थे। हबदड़ का फायदा उठाते हुए जाओजिन और वो मिस्टीरियस सुपर ह्यूमन
जैसे ही डिमोनिक बुल से वो स्पिरिचुअल ग्रास को छीनने की कोशिश करते हैं, वैसे ही वहाँ एक धमाका होता है। धमाका जिससे चारों तरफ आग की लपटें फैल गए थे। आग की लपटें जो वाइल्ड बीस्ट को, ड्रैगन गार्ड्स को, जाओ जिन और वो मिस्टीरियस सुपर ह्यूमन को सबको घेर लिए थे और डिमोनिक बुल से दूर हटने को मजबूर कर दिए थे। आग के लपटों के साथ वहाँ नाइन टेल फॉक्स एंट्री मारती है और डिमोनिक बुल के सामने आ खड़ी होती है। नाइन टेल फॉक्स को स्पिरिचुअल ग्रास पहली बार दिख रहा था, इसलिए वो उसे अपना दुश्मन समझने लगा था। पर उसकी डाउट को डिमोनिक बुल क्लियर करता है और वो दुश्मन नहीं दोस्त है बोल के उसे समझा देता है। नाइन टेल फॉक्स को वो मिस्टीरियस सुपर ह्यूमन भी जानता था और नाइन टेल फॉक्स को देख के वो घबराने लगा था। प्लान सही चल रहा था। दूसरे बीस्ट से डिमोनिक बुल अलग हो गया था और उसी मौके का फायदा वो मिस्टीरियस सुपर ह्यूमन उठाने वाला था। पर सब प्लान अब पानी में मिल गया था क्योंकि नाइन टेल फॉक्स वहाँ जो आ गई थी। ह्यूमंस का सरप्राइज होना अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वो एनॉर्मस सर्पेंट डिमोनिक बुल की ओर मुंह खोल के हमला करने के लिए बढ़ता है, वैसे ही एक रेत का हाथ उसे धर दबोचता है और देखते ही देखते उस एनॉर्मस सर्पेंट और दूसरे वाइल्ड बीस्ट को सैंड डोम कैद कर लेता है। सैंड को मैनिपुलेट करते हुए वहाँ किंग जाओ एंट्री मारता है और डायरेक्ट डिमोनिक बुल को डिफेंड करने के लिए चला जाता है। सिचुएशन धीरे धीरे पलट रहा था। मिस्टी माउंटेन का पल्ला अब बढ़ने लगा था। सिचुएशन को ऐसे अनफोल्ड होते देख 8 भड़क जाता है। वो चीखने चिल्लाने लगता है, इतने मेहनत के बाद मैं किसी बीस्ट को स्पिरिचुअल ग्रास ले जाने के लिए नहीं दूंगा बोल के 8 हेवी मैकेनॉइड फिस्ट एक्टिवेट करके नाइन टेल फॉक्स पे धावा बोल देता है। डिमोनिक बुल की तरह वो नाइन टेल फॉक्स पे भी पंच मारने लगता है, पर नाइन टेल फॉक्स अलग थी। वो खुद आग की लपटों से घिरी हुई थी। नाइन टेल फॉक्स ही एक ही बार से 8 धमाके के साथ दूर जा गिरता है और जल भुन के बेहोश हो जाता है। नाइन टेल फॉक्स के ऐसे अटैक को देखते हुए वहाँ ठहरे सारे सुपर ह्यूमन समझ गए थे कि ये सब बीस्ट कोई जोक नहीं थे। सेकंड ट्रांसेंड लेवल में होते हुए भी वो अपने लेवल से कई गुना ज्यादा पावरफुल थे। तभी वहाँ मिस्टी माउंटेन के और 2 मेंबर पहुंच जाते हैं और ये दोनों व्हाइट टाइगर और क्यानकिन होते हैं। यूं तो पैंडा भी अपने आर्टिक स्नो बेयर के साथ वहां पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर चल चल के दोनों के दोनों ही थक हार गए थे और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। दूसरी तरफ डिमोनिक बुल के पास ओवरवेलमिंग पावर अब आ गया था। उसके टीममेट्स उसके सहारा जो आ गए थे। ये बात अब स्पिरिचुअल ग्रास भी समझ गया था कि मिस्टी माउंटेन के बीस्ट बहुत पावरफुल थे क्योंकि वो पावरफुल ऑरा रिलीज जो कर रहे थे। वहीं वो मिस्टीरियस सुपर ह्यूमन क्यानकिन को देख फिदा होने लगा था और क्यानकिन को देखते ही रह गया था। उसी वक्त उसे व्हाइट टाइगर हमला कर देता है। उसे पंजा पे पंजा मार के मिस्टीरियस सुपर ह्यूमन को दूर धकेलने लगता है। ये सब देख जाओजिन भी बैटल मोड में आ जाता है और क्यानकिन पे हेल्थ सर्पेंट को अनलीश कर देता है, पर उस हेल्थ सर्पेंट के अटैक को क्यानकिन अपने वाइंड से ब्लॉक करती है और इन दोनों के बीच भी लड़ाई छिड़ जाती है। वहीं 7th 8 का बदला लेने के लिए नाइन टेल फॉक्स पे अपने स्वॉर्ड से हमला कर दिया था, पर उसके हमले को डॉज करते हुए नाइन टेल फॉक्स हवा में उड़ गई थी और जवाबी हमला करते हुए नाइन टेल फॉक्स फ्लेम थ्रोअर यूज करने लगी थी। नाइन टेल फॉक्स ऐसे आग के लपटे उगल रही थी कि 7th उसे अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक करने की कोशिश तो कर रहा था, पर ब्लॉक कर नहीं पा रहा था और देखते ही देखते हीट से वो जलने लगा था। उसके ऐसे सिचुएशन को देख 6th अपने मल्टीपल एरोस को नाइन टेल फॉक्स पे लॉन्च कर दिया था, पर उसके सारे एरोस बर्बाद हो गए थे क्योंकि नाइन टेल फॉक्स को डिफेंड किंग जाओ जो कर रहा था। अर्थ एलिमेंट को यूज करते हुए किंग जाओ एक अर्थ का शील्ड बना दिया था जो नाइन टेल फॉक्स को डिफेंड किया था। इंसानों का तो अभी से सिट्टी पिट्टी गुल हो रहा था। पता नहीं पांडा के आने के बाद क्या होने वाला था। डीमन बुल के पास से जो अभी तक स्पिरिचुअल ग्रास के पास था, जिनके पास सैवेज हॉर्स बढ़ता चला आ रहा था और स्पिरिचुअल ग्रास को खाने के लिए वो पागल हो चुका था। डिमोनिक बुल और स्पिरिचुअल ग्रास दोनों की दोनों ही थक चुके थे, इसीलिए दोनों के पास ही इतना स्ट्रेंथ या एनर्जी नहीं था कि वो आने वाली मुसीबत से लड़ पाए। स्पिरिचुअल ग्रास तो घबरा ही चुका था। वो तो पक्का सोच लिया था कि उसका एंड आ चुका है, पर डिमोनिक बुल अब भी कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस अपने आप पे नहीं बल्कि अपने दोस्तों पे था, अपने फैमिली पे था और यही कॉन्फिडेंस उसको प्रोटेक्ट करता है क्योंकि सैवेज हॉर्स को जोरदार एक किक मार के धांसू तरीके से पैंडा एंट्री जो मारता है, जहां पैंडा सैवेज हॉर्स को किक मार के डिमोनिक बुल से बातचीत करने लगता है। ये सेकंड ट्रांसेंड लेवल के बीस्ट हैं, इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए, पर फिक्र मत करो क्योंकि मैं अब यहाँ आ चुका हूँ बोल के डिमोनिक बुल को एडवाइस देने लगता है। वहीं स्पिरिचुअल ग्रास ब्लश करने लगता है, मतलब पांडा को देख के स्पिरिचुअल ग्रास शर्माने लगता है। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि स्पिरिचुअल ग्रास एक फीमेल कैरेक्टर है और वो पांडा को पसंद करने लगी है। पता नहीं उसे पांडा में क्या दिखने लगा है। वहीं पे व्हाइट टाइगर भी था जो मिस्टीरियस सुपर ह्यूमन से लड़ रहा था और वो मिस्टीरियस सुपर ह्यूमन को कड़ी टक्कर भी दे रहा था। मिस्टीरियस सुपर ह्यूमन लगातार टाइगर से बचने की कोशिश कर रहा था। वो अपने पास एक हिडन ट्रम्प कार्ड भी रखा था, एक मिस्टीरियस स्किल भी रखा था और उस हिडन स्किल को यूज करने के लिए वो झिझक रहा था क्योंकि उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा था। पर आखिरकार अपने हिडन स्किल को वो टाइगर पे यूज कर ही लेता है क्योंकि अगर वो नहीं करता तो वहाँ वो मारा जा सकता था। हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो मिस्टीरियस सुपर ह्यूमन का हिडन स्किल स्टमक एसिड था जो हर चीज को पिघला सकता था।
था। जैसे ही वो मिस्टीरियस सुपर ह्यूमन अपने पेट के एसिड को टाइगर की तरफ फेंकता है, आसपास का एरिया एसिड के प्रभाव से जल जाता है और वो मिस्टीरियस आदमी खुद साइड इफेक्ट से सूख के कांटा हो जाता है। मिस्टीरियस सुपर ह्यूमन सोचने लगा था कि उसने व्हाइट टाइगर को एनाहिलेट कर दिया है, उसे खत्म कर दिया है, और क्योंकि वो साइड इफेक्ट से बहुत ज्यादा नाजुक स्टेट में था, इसीलिए वो चुपके से वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर जैसे ही वो व्हाइट टाइगर की ओर अपना पीठ दिखाता है, वैसे ही व्हाइट टाइगर उस पर झपट लेता है और वो मिस्टीरियस आदमी का किस्सा वहीं खत्म हो जाता है। उसी बैटल ग्राउंड में किंग जाओ 7th ड्रैगन गार्ड से लड़ रहा था और अपने अर्थ स्पाइक को यूज करके 7th ड्रैगन गार्ड को जकड़ लिया था। दर्द में कर्राते हुए भी 7 किंग जाओ को एक सवाल पूछता है, सवाल कि वो इतना ज्यादा पावरफुल है, सिर्फ वही नहीं उसके कॉमरेड्स भी इतने ज्यादा पावरफुल हैं, पर फिर भी इंसान होते हुए भी वो इंसानों को छोड़ के मिस्टी माउंटेन को क्यों ज्वाइन किया है। पर इसका जवाब किंग जाओ उसे नहीं देता, पर मौत उसे जरूर दे देता है। अर्थ के बैरियर में उसे कैद करके 7 का जान किंग जाओ ले लेता है। ये सब देख 6 तड़प उठता है, अर्थ बैरियर को तोड़ने की नाकाम कोशिशें करने लगता है। डेजल अटैक, एनर्जी स्पीयर, हर एक मूव यूज करता है, पर फिर भी अपने 7th ब्रदर को वो बचा नहीं पाता है। तुम मुझे इतना कमजोर समझते हो कि मेरे होते होते तुम दूसरी जगह पे ध्यान दे रहे हो, बोल के नाइनटेल फॉक्स 6 पे अटैक कर देता है। पर 6 तो बौखला चुका था, अपने होश को वो खो बैठा था, इसीलिए बिना अपनी डिफेंस की चिंता किए वो नाइनटेल फॉक्स पे टूट पड़ता है। स्वॉर्ड स्लैश को वो नाइनटेल फॉक्स पे अनलीश कर देता है, पर उस अटैक को पैंडा आके रोक लेता है और स्वॉर्ड स्लैश को टुकड़ों में बिखेर देता है। पैंडा उतने में नहीं रुकता, पैंडा अपने हैवी किक को यूज करता है और अपने फुल फोर्स से 6 पे वो टूटता है। फोर्स इतना पावरफुल कि किंग जाओ का अर्थ बैरियर ही टूट जाता है। पैंडा को देखते ही 6 पीछे हटता है और पैंडा के अटैक को डॉज करते हुए, पैंडा को उसके एक्चुअल नाम से बुलाते हुए वो पैंडा को सवाल पे सवाल पूछने लगता है। 6 पूछता है कि कीजाई यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या उसके दूसरे फैमिली मेंबर्स उसके बारे में जानते हैं, क्या वो रिबेल कर रहा है। 6 पैंडा को एक एडवाइस भी देता है, एडवाइस की सब कुछ ठीक हो सकता है, बस उसे मिस्टी माउंटेन को धोखा देके उनके पास लौट आना पड़ेगा। जहाँ 6 सोच रहा था कि पैंडा इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा, मिस्टी माउंटेन को धोखा देके उनके पास लौट आएगा, वहीं पैंडा अपने स्टांस पे अड़ा रहता है। वो बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे किन तुम्हारे साथ हैं, ना ही उन लोगों की परमिशन की मुझे कोई जरूरत है। मेरा नया फैमिली अब मिस्टी माउंटेन है और अगर टाइम आया तो मिस्टी माउंटेन के लिए मैं हर किसी से लड़ लूंगा। 6 और पैंडा की कॉन्वर्सेशन से हमें ये भी पता चलता है कि पैंडा का एक्चुअल नाम कीजाई है और उसके फैमिली मेंबर्स उसके किन इंसानों के साथ मिल चुके हैं। पैंडा की ऐसी बातें सुन 6 चिढ़ जाता है, क्योंकि अब पैंडा से बहस करने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए 6 अपना फाइनल मूव चलता है। सेकंड पर्सन लेवल का सबसे पावरफुल मूव को यूज करने लगता है, सॉलिटरी स्वान हेवन स्लाइसिंग टेक्निक। इतना पावरफुल मूव था कि नाइनटेल फॉक्स और पैंडा दोनों डिफेंसिव मोड में आ गए थे। पर इससे पहले कि 6 अपने फुल पावर में आ सके, अपने मूव को फुल्ली एक्टिवेट कर सके, आर्टिक स्नो बेयर का लीडर धड़ाम से उसके ऊपर गिरता है और अपने वजन से 6 को कुचल कर ही मार देता है। थोड़ी ही दूर पे क्यानकिन जाओजिन से लड़ रही थी और उसे वो कॉर्नर कर रही थी। जाओजिन अपनी आंखों से सेकंड ट्रांसेंड लेवल के सुपर ह्यूमंस का खात्मा देखा था और अपनी आंखों पे वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। मिस्टी माउंटेन हर एक सुपर ह्यूमन को एलिमिनेट जो कर दिया था। जाओजिन सोच लिया था कि उसे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वहाँ से वो निकल नहीं पाया तो वहाँ वो मारा जाएगा, और होता भी वैसा ही है। क्यानकिन के वाइन्स जाओजिन के आर पार हो जाते हैं और जाओजिन का किस्सा वहीं खत्म कर देते हैं। मिस्टी माउंटेन की एक बहुत बड़ी जीत हुई थी, उनके हाथों स्पिरिचुअल ग्रास लग जो गई थी। इस बैटल को दूर से 2 फॉक्स दिख रहे थे, यूं तो देखने में दोनों के दोनों ही पावरफुल लग रहे थे, पर दोनों के बातों से हमें पता चलता है कि दोनों के दोनों ही नाइनटेल फॉक्स से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए थे। उनकी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि नाइनटेल फॉक्स किसी टाइम पे उन्हीं के क्लान का ही एक मेंबर था, पर अब वो तो उनसे भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। वो 2 नाइनटेल फॉक्स बैटल में हिस्सा नहीं लिए थे और इसके लिए वो बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि अगर वो बैटल में हिस्सा लेते तो वो भी दूसरों की तरह मारे जाते। ये 2 नाइनटेल फॉक्स शायद फ्यूचर में जियो के आर्मी में शामिल हो सकते हैं, जियो के नाइनटेल फॉक्स के साथ अपना फैमिली बना सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है वांग हाओ के पास, जो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था, क्योंकि वो अपने 50 साल की स्पिरिचुअल एनर्जी को शाओलिंग को ठीक करने में लगा दिया था, शाओलिंग को होश में लाने के लिए लगा दिया था। उसको कहाँ पता था कि शाओलिंग बस नाटक कर रही थी। जैसे ही वांग हाओ को लगता है कि शाओलिंग होश में आ गई है, वैसे ही वांग हाओ शाओलिंग पे सवालों का बौछार करने लगता है। वो शाओलिंग को पूछने लगता है कि वो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है कि एक मामूली सा फ्लावर उसे कंट्रोल करे। वांग हाओ तो ये भी प्रपोज कर लेता है कि उसने शाओलिंग को बचाया है, इसलिए शाओलिंग को उसके साथ शादी करना पड़ेगा। पर शाओलिंग उसकी बातों को नजरअंदाज करके तुम रेस्ट करो और मैं स्पिरिचुअल ग्रास को लेके आती हूँ बोल के वहाँ से निकल लेती है। सीन शिफ्ट होता है जंगल में, जहाँ एक स्पिरिट भाग रहा था। ये स्पिरिट और किसी का नहीं बल्कि जाओजिन का था। जाओजिन का फिजिकल
फिजिकल बॉडी तो खत्म हो चुका था, पर उसका स्पिरिट अब भी फंक्शन कर रहा था और वो ह्यूमन नेशन की ओर ही भाग रहा था। पर रास्ते में उसे कुछ भयानक पकड़ लेता है और उसके स्पिरिट को निगल लेता है। जाओजिन के स्पिरिट को निगलने वाला सिल्वर सेंटीपीड का स्पिरिट था, जिसे शाओलिंग कंट्रोल कर रही थी। इनडायरेक्टली शाओलिंग ही जाओजिन को खा ली थी। सीन शिफ्ट होता है ह्यूमन नेशन में, जहाँ तहलका मच रहा था। जितने भी लोग स्पिरिचुअल ग्रास को लेने के लिए गए थे, उनमें से कोई जिंदा नहीं बचा था। बस शाओलिंग और वांग हाओ का बॉडी ही अभी तक नहीं मिला था। ह्यूमन नेशन का इस बार बहुत बड़ा लॉस हुआ था। ऊपर से उनके हाथों से स्पिरिचुअल ग्रास जैसे डिवाइन ट्रेजर भी चला गया था फेडरेशन से, जहाँ हालात बद से बदतर हो रही थी। और उसी रिसेंट इवेंट्स का अपडेट फेडरेशन के हेडक्वार्टर में पेश किया जा रहा था। डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन चल रहा था। डिस्कशन से हमें पता चलता है कि चूहों का आतंक बढ़ता चला जा रहा था और उन चूहों को उनका एक लीडर लीड कर रहा था। फेडरेशन का मुसीबत बस चूहे नहीं थे, कुछ वाइल्ड वुल्फ्स भी थे, जो पता नहीं कहीं से आके आसपास की ह्यूमन ट्राइब्स को खत्म कर रहे थे। और यहाँ तक कि ह्यूमन डेथ काउंट तो 30,000 के आसपास चले गए थे। वहाँ पे शाओलिंग और वांग हाओ के बारे में भी डिस्कस किया जाता है, जो फिलहाल ही बैटल से वापस आए थे और बहुत नाजुक स्टेट में थे, बहुत कमजोर हो गए थे। वहीं पे ही विदर्ड वुड फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस किया जाता है। विदर्ड वुड फॉरेस्ट एक ऐसी जगह थी जहाँ पे इंसान जैसे दिखने वाले बीस्ट रहते थे और वो लोग नेचुरली पैदा नहीं हुए थे। उन पे एक्सपेरिमेंट करके उनको आर्टिफिशियली बनाया गया था, मतलब ह्यूमंस और बीस्ट का हाइब्रिड बनाया जा रहा था। ऐसी डाटा पाके फेडरेशन के कुछ ऑफिसर्स दंग रह जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स को तो कई सालों पहले ही बंद कर दिया गया था। तभी इन्वेस्टिगेटर्स अपना रिपोर्ट पेश करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार ओरिजिनल जेनेटिक फोर्स बेस पे कोई इन्वेजन किया था। वहाँ पे सबको मार के सारी इन्फॉर्मेशन को वो चुरा के लेके गया था। तभी फेडरेशन को एक अलर्ट मैसेज आता है। मैसेज ऑस्ट्रेलिया से आया था। ऑस्ट्रेलिया के सुपर नेचुरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से आया था। रिपोर्ट में वो लोग एक अनजान क्रिएचर के बारे में बोल रहे थे, जो ऑस्ट्रेलिया के शहरों में तबाही मचा रहा था। वो क्रिएचर विशालकाय और जायंटिक था और ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में वो 1 लाख लोगों को मार चुका था। ऑस्ट्रेलिया से होते होते वो फेडरेशन की ओर ही जा रहा था और 1 महीने के अंदर अंदर वो फेडरेशन तक पहुंच भी सकता था। फेडरेशन के लिए मामला बहुत ज्यादा गंभीर होने वाला था और ऐसी मुसीबत से निपटने के लिए रीजनल कमांडर्स मीटिंग कर रहे थे। पर वो कर ही क्या सकते थे, क्योंकि पुराने डाटा के हिसाब से वो मॉन्स्टरस बीस्ट 4th ट्रांसेंड लेवल का था और अगर वो रिसेंटली डेवलप हुआ होगा तो फेडरेशन को भगवान ही बचा सकता था। ऐसी भयानक न्यूज सुन के फेडरेशन का हेड बौखला उठता है। जाओ सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स को गैदर करो, नेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस बिठाओ, कहीं से भी कोई भी मदद मिल सके तो मदद लेके आओ, बोल के फेडरेशन का हेड अपने असिस्टेंट को आने वाले मुसीबत का सॉल्यूशन ढूंढने का कमांड दे देता है और खुद चिंता में पड़ जाता है। सीन शिफ्ट होता है आर्टिक स्नोई माउंटेन्स में, जहाँ जियो के सामने 2-हेडेड म्यूटेंट सियान वुल्फ, 3-हेडेड म्यूटेंट ग्रीन स्नेक और तो और बेबी ब्लैक मंकी हनीपॉट बैजर के साथ खेल रहे थे, उसे परेशान कर रहे थे। यूं तो जियो के कहने पे ही हनीपॉट बैजर तीनों शैतानों को वो संभालने की कोशिश कर रहा था, पर उनको वो संभाल पा नहीं रहा था। 2-हेडेड म्यूटेंट सियान वुल्फ अब फर्स्ट ऑर्डर में डेवलप हो चुका था, जो एक मुंह से आग और एक मुंह से आइस एलिमेंट ब्रीथ कर रहा था, मतलब दोनों एलिमेंट को बचपन से ही कंट्रोल कर पा रहा था और उन्हीं स्किल को यूज करके वो हनीपॉट बैजर को भूनता जमाता चला जा रहा था। वहीं 3-हेडेड म्यूटेंट ग्रीन स्नेक भी थी, जो हनीपॉट बैजर पे अपना कुंडली कसती चली जा रही थी। ब्लैक मंकी भी हनीपॉट बैजर को अकेला नहीं छोड़ रहा था, मार मार के वो हनीपॉट बैजर को सांस लेने का भी समय नहीं दे रहा था। बेचारा हनीपॉट बैजर तो फंस गया था, क्योंकि बच्चों को संभालने का काम उस पे भारी पड़ रहा था। तभी जियो एक चीज नोटिस करता है, 3-हेडेड म्यूटेंट ग्रीन स्नेक एक्वाटिक क्रिएचर थी और वो पानी के अंदर ज्यादा अच्छी तरीके से डेवलप हो सकती थी। इसीलिए जियो तुरंत अपने फर्स्ट टीम्ड एक्वाटिक बीस्ट को समन करता है, जो कि एक ओरका होता है, जो कि बहुत सुरीली आवाज में अपने मास्टर जियो को ग्रीट करता है। ओरका को बुला के जियो उसे एक कमांड देता है, कमांड की वो 3-हेडेड म्यूटेंट ग्रीन स्नेक को पानी के अंदर ले जाए और पानी के अंदर ग्रो करने में, डेवलप होने में वो उसे हेल्प करे। कमांड पा के जैसे ही ओरका 3-हेडेड म्यूटेंट ग्रीन स्नेक के साथ समंदर के अंदर चला जाता है, वैसे ही जियो अपना अटेंशन सियान वुल्फ पे देता है। 2-हेडेड म्यूटेंट सियान वुल्फ को वो आइस एलिमेंटल स्पिरिचुअल स्टोन्स को खाने में लगा देता है। आइस एलिमेंटल स्पिरिचुअल स्टोन्स को खा के स्ट्रॉन्गर होने में लगा देता है। अब बस ब्लैक मंकी बच गया था और एक मंकी को तो दूसरा मंकी ही संभाल सकता था, इसीलिए ब्लैक मंकी को वो गोल्डन मंकी को सौंप देता है। वहीं कुछ देर में हनीपॉट बैजर होश में आता है, जो सियान वुल्फ के आइस एलिमेंट से जम गया था और जैसे ही वो होश में आता है वो गुस्से से उबलने लगता है। कहाँ गए वो तीनों शैतान, उनको मैं आज बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, बोल के वो गुर्राने लगता है। पर हनीपॉट बैजर की किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था, दूसरों को पनिश करना नहीं बल्कि उसकी किस्मत में तो खुद पनिशमेंट पाना लिखा था। बहुत लेजी हो गए हो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर तो अब गोल्डन मंकी और वाइल्ड बोर भी हो गए हैं, तुम्हें मैं आज से खुद ट्रेन करूंगा, बोल के जियो हनीपॉट बैजर को अपना फैसला सुना देता है और
और मार मार के उसे ट्रेन करने लगता है। 3 दिन ऐसे ही बीत जाता है और इन्हीं 3 दिनों में हनीपोट बैडजर मस्कुलर हो चुका होता है, फास्ट ट्रांसेंड ऑर्डर की पीक में पहुंच चुका होता है। वो सोचने लगता है कि उससे ज्यादा पावरफुल और कोई नहीं है। इसीलिए मिशन कंप्लीट करके जब उसके टीममेट्स वापस आते हैं तो हनीपोट बैडजर उनके सामने दिखावा करने के लिए चला जाता है, पर खुद इंसल्ट हो जाता है क्योंकि उसके दूसरे टीममेट्स अब उससे ज्यादा पावरफुल हो चुके थे, सेकंड ट्रांसेंड लेवल में पहुंच चुके थे। सीन शिफ्ट होता है मिशन पे गए बीस्ट के पास जो जियो के सामने खड़े थे और जियो से तारीफ पा रहे थे, और तारीफ वो पाए भी क्यों ना, क्योंकि वो अपने मिशन में सक्सेसफुल होके जो आए थे, स्पिरिचुअल ग्रास को जीत के आए थे। स्पिरिचुअल ग्रास के स्टैट्स को जैसे ही जियो देखने की कोशिश करता है उसकी आंखें चकाचौंध हो जाते हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअल ग्रास थी ही इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो फिलहाल के लिए तो अनअवेकेंड थी पर फिर भी टाइम को फ्रीज कर सकती थी और 1000 किलोमीटर तक दूसरे जीवों को कंट्रोल कर सकती थी। यहाँ हमें पता चलता है कि इस स्पिरिचुअल ग्रास का एक्चुअल नाम सेलेस्टियल फ्लावर था। सेलेस्टियल फ्लावर के पास तो ब्लेसिंग और फ्लावर लैंग्वेज का स्किल भी था जिससे वो दूसरों को बफ कर सकती थी, स्पिरिचुअल एनर्जी से रिजुवनेट कर सकती थी। यूं तो सेलेस्टियल फ्लावर्स के स्किल्स देख जियो बहुत इंप्रेस हुआ था, थोड़ा बहुत एनवियस भी हो रहा था, पर सेलेस्टियल फ्लावर तो जियो को देख घबरा रही थी। जियो के सामने उसकी बोलती ही बंद हो गई थी, पर जियो सेलेस्टियल फ्लावर को दिलासा देता है। वो उसे समझाने लगता है कि वहाँ ऐसा कोई नहीं है जो उसे क्षति पहुंचा सके। जियो तो स्पिरिचुअल फ्लावर से एक मदद भी मांगता है, मदद स्पिरिचुअल फ्लावर और स्पिरिचुअल हर्ब के कल्टीवेशन पे, जिसे सेलेस्टियल फ्लावर इजीली मान लेती है। वो बोलती है कि आधा महीने के अंदर ही सारे कल्टीवेशन टेक्निक्स वो जियो को सिखा देगी, उसके रहते सारे के सारे स्पिरिचुअल फ्लावर्स जल्दी से जल्दी उगेगी। पर ये सब करने के लिए सेलेस्टियल फ्लावर को भी कुछ चाहिए था, हर घंटे ढेर सारे स्पिरिचुअल फ्लावर्स को उसे ऑब्जर्व करना था, अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को मेंटेन करके रखना था। सौदा बुरा नहीं था, इसीलिए जियो सारे स्पिरिचुअल फ्लावर्स के सीड्स को कलेक्ट करने के लिए नाइनटेल फॉक्स को लगा देता है ताकि उन्हें सेलेस्टियल फ्लावर कंज्यूम कर सके। उसी वक्त जियो के पास पैंडा आता है। पैंडा बोलता है कि उसे जल्दी से जल्दी मिस्टी माउंटेन जाना है क्योंकि उसने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। पैंडा का मेन आहार बैम्बूस था जो मिस्टी माउंटेन के हरे भरे जंगलों में ही मिलता था, इसलिए परमिशन पाके पैंडा मिस्टी माउंटेन के लिए निकलता है। पर इससे पहले कि वो मिस्टी माउंटेन में जा सके सेलेस्टियल फ्लावर पैंडा के पास जाती है और अपने प्यार का इजहार वो पैंडा के पास करने लगती है। दूसरी तरफ समंदर में प्लेन्स और वॉरशिप उस जजेंटिक मॉन्स्टरस सी क्रिएचर के पास जा रहे थे, उससे वॉर का डिक्लेरेशन कर दिए थे। एक ऐसा बीस्ट जो जियो से भी ज्यादा पावरफुल था, वो फेडरेशन से टकराने वाला था और इस वॉर का रिजल्ट इंसानों के लिए अच्छा नहीं होने वाला था। सीन स्टार्ट होता है नॉर्दर्न स्नोई माउंटेन से, जहाँ पे कन्फेशन हुआ था, प्यार का इजहार हुआ था, पर फिर भी सेलेस्टियल फ्लावर दुखी थी क्योंकि उसके प्यार के इजहार को पैंडा ने रिजेक्शन दे दिया था। शायद लोग सच ही कहते हैं, प्यार के साथ दर्द भी आता है और शायद उसी दर्द को सेलेस्टियल फ्लावर महसूस कर रही थी। दूसरी तरफ समंदर में जंग का ऐलान हो चुका था। वॉर प्लेन्स और वॉरशिप उस जजेंटिक सी बीस्ट की ओर जा रहे थे, अपने टारगेट को पाक के उस पे हेवी बॉम्बार्डमेंट कर रहे थे, मिसाइल्स और आर्टिलरीज से उसे घायल करने की कोशिश कर रहे थे। वैसे एक्सप्लोजन तो बहुत ज्यादा हो रहा था, पर उस एक्सप्लोजन से उस सी बीस्ट का बाल भी बांका नहीं हो रहा था। देखते ही देखते वो सी बीस्ट अपना मुंह खोलता है और सोनिक बूम की एक दहाड़ लगाता है। उसके सुपरसोनिक वेव इतने ज्यादा पावरफुल थे कि सामने आने वाले हर चीज की वो चिथड़े उड़ा दिए थे। शिप, मिसाइल, एयरक्राफ्ट कुछ नहीं बचा था, हर एक चीज तहस नहस हो गया था। सिचुएशन क्रिटिकल मोड में जा रहा था और ऐसी क्रिटिकलनेस को देखते हुए इंसान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को यूज करते हैं। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वही मिसाइल था जो एक टाइम पे जियो को मौत की जंजीरों में जकड़ा था। किस्मत से जियो तो रिवाइव हो गया था, पर क्या ये मिसाइल इस जजेंटिक एंशिएंट सी क्रिएचर को हानि पहुंचा सकता था? ये तो वक्त ही बता सकता था। प्लान के हिसाब से इंसान उस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करते हैं और वो मिसाइल अपने टारगेट को हिट भी करता है और उसके इम्पैक्ट से तो इंसानों का जहाज जो कई किलोमीटर दूर था डगमगा उठता है। थोड़ी देर के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। इंसान जब सोचने लगते हैं कि वो बैटल जीत गए हैं, उस जजेंटिक एंशिएंट सी क्रिएचर को हरा दिए हैं, तभी मिसाइल के इम्पैक्ट से हुए धुएं को चीरते हुए वो जजेंटिक एंशिएंट सी क्रिएचर इंसानों के शिप के सामने आ जाता है। सीन बहुत भयानक था, लग रहा था जैसे इंसानों का शिप किसी विशाल काय पहाड़ के सामने था और देखते ही देखते इंसानों की उस शिप का नामो निशान मिट गया था। सीन शिफ्ट होता है फेडरेशन के हेडक्वार्टर पे, जहां हो रहे घटनाओं को सारे ऑफिसर्स सैटेलाइट से मॉनिटरिंग कर रहे थे। उनके सामने उनका सबसे पावरफुल मिसाइल बेकार हो गया था, दुश्मन का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाया था और ऊपर से ह्यूमन डेथ काउंट तो आसमान छू रहा था। सीन शिफ्ट होता है जियो के पास, जो सेलेस्टियल फ्लावर के एबिलिटीज को देख एनवियस हो रहा था, जेलस हो रहा था। तभी सिस्टम से जियो को एक नोटिफिकेशन आता है और 100,000 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके सेलेस्टियल फ्लावर की एक एबिलिटी को जियो कॉपी कर लेता है। वैसे वो एबिलिटी था टाइम फ्रीज, जिससे यूजर कुछ सेकंड के लिए टाइम को फ्रीज कर सकता था। पर उस एबिलिटी के डिटेल्स को देख जियो का सर चकरा जाता है। जियो जो सेलेस्टियल फ्लावर की स्किल्स को देख
थोड़ी देर पहले जेलस हो रहा था वो अब सिंपैथी में कन्वर्ट हो जाता है। टाइम फ्रीज का एक साइड इफेक्ट था। उस स्किल को यूज करने के लिए यूजर को हर एक सेकंड 1 मिलियन स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च करना मैंडेटरी था। उसी वक्त जियो देखता है कि सेलेस्टियल फ्लावर मुरझा रही है। बातचीत से पता चलता है कि सेलेस्टियल फ्लावर ने अपने सारे स्पिरिचुअल एनर्जी को जियो में ट्रांसफर कर दिया है और इसीलिए जियो ने एक नया एबिलिटी पाया है और सेलेस्टियल फ्लावर एनर्जी के लॉस से मुरझा रही है। इसलिए जियो लाइफ ऑफ एसेंस के कुछ बूंदों को सेलेस्टियल फ्लावर के ऊपर गिरा देता है और देखते ही देखते सेलेस्टियल फ्लावर फिर से खिलखिलाने लगती है, रिजुविनेट हो जाती है। जियो तो सेलेस्टियल फ्लावर को एक लालच भी देता है कि वो अगर सक्सेसफुली कल्टीवेशन करती रहे तो उसे लाइफ ऑफ एसेंस की कुछ बूंदे मिलती रहेगी, पावर लेवल में वो बढ़ती रहेगी। सीन शिफ्ट होता है नॉर्दर्न स्नोई माउंटेन में, जहां पैंडा और किंग जाओ तो एक जगह पे प्रोजेक्टर भी लगाए थे और एक फिल्म देखने की तैयारी कर रहे थे। कॉन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि किंग जाओ किंगफेंग शहर से प्रोजेक्टर, मोबाइल फोन और दूसरे चीजों को लूट के लाया था जब वो दूसरे बीस्ट के साथ किंगफेंग शहर को रेड कर रहा था। किंग जाओ बातों बातों में ही स्मार्टफोन और प्रोजेक्टर के बारे में पैंडा को सब कुछ समझा देता है और देखते ही देखते प्रोजेक्टर ऑन करके स्मार्टफोन को प्रोजेक्टर से कनेक्ट करके किंग जाओ पैंडा के साथ फिल्म देखने लगता है। जैसे ही फिल्म आगे बढ़ने लगती है प्रोजेक्टर के सामने भीड़ बढ़ने लगती है। एक एक करके सारे बीस्ट वहाँ पहुँच जाते हैं और फिल्म देखते देखते एंटरटेन होने लगते हैं, फिल्म के साथ हंसने और रोने लगते हैं। तभी प्रोजेक्टर में एक ब्रेकिंग न्यूज चलता है। हेडलाइन में होता है कि हुआसिया के वाटर्स में एक एंशिएंट सी बीस्ट निकला है जो लाखों की संख्या में इंसानों को मार रहा है। हुआसिया सिटी लेवल 1 का इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। हेडलाइन में ये भी बताया जाता है कि 28 दिनों में ये सी बीस्ट जाईआर सिटी भी पहुंच जाएगा। न्यूज देखते देखते पैंडा किंग जाओ को एक पॉइंट पे वीडियो को पॉज करने के लिए बोलता है। शायद न्यूज में पैंडा ने किसी अपने को देख लिया था, किसी पहचान वाले को देख लिया था। किंग जाओ पैंडा को उसके बारे में पूछता तो है पर पैंडा कुछ रिवील नहीं किया था और चुपचाप बिना कुछ डिस्कस किए वहाँ से चला गया था। सीन शिफ्ट होता है स्पिरिचुअल पूल के पास जो जियो के पास था। पूल में क्यानकिन, गोल्डन आंट और मैंटिस सुस्ता रहे थे। देखा जाए तो वो एक तरीके से स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहे थे। उनको देख के वहाँ व्हाइट टाइगर आ जाता है। वो स्पिरिचुअल पूल में अपना पैर रखने ही वाला होता है कि जियो उसे रोक लेता है। तुम बहुत आलसी हो गए हो, जाओ जंगल में जाओ, ट्रेनिंग करो और सेकंड ऑर्डर में पहुँच के ही यहाँ आओ बोल के वो व्हाइट टाइगर को वहाँ से भगा देता है। तभी स्पिरिचुअल पूल से धमाकेदार एनर्जी निकलने लगता है और उस एनर्जी के साथ गोल्डन आंट इवॉल्व हो जाता है। गोल्डन आंट अब सेकंड ट्रांसेंड लेवल में पहुंच गया था। वो तो थोड़ा बहुत चेंज भी हो गया था। स्ट्रेंथ एम्पलीफाइंग एबिलिटी के साथ साथ गोल्डन आंट अब पंख भी पा लिया था, मतलब वो अब उड़ सकता था जिसकी वजह से उसका स्पीड भी बढ़ गया था। गोल्डन आंट के इस रूप से क्यानकिन बहुत खुश हुई थी, पता नहीं पर शायद क्यानकिन उसे लाइक करने लगी थी क्योंकि गोल्डन आंट इवॉल्व हुआ था। इसीलिए वो अपने न्यू एबिलिटीज को टेस्ट करने लगता है और एक ही पंच में छोटे से एरिया में धरती को तोड़ मरोड़ देता है। गोल्डन आंट के ऐसे एबिलिटीज को देखते हुए सेलेस्टियल फ्लावर उस पे भी डोरे डालने लगता है। पता नहीं सेलेस्टियल फ्लावर को कौन कौन पसंद आने वाले हैं। दूर से पांडा ये सब देख रहा था। वो लड़ाई के लिए उतावला हो रहा था पर अपने मैच के लिए वो गोल्डन आंट को नहीं चुनता बल्कि नाइनटेल फॉक्स को चुनता है। वैसे दोनों के दोनों ही एक दूसरे से लड़ने के लिए बेचैन हो रहे थे। दोनों के दोनों ही फायर एलिमेंट के साथ साथ दूसरे एलिमेंट के भी मास्टर थे और अपनी फायरी ऑरा से एक दूसरे को डरा रहे थे। उन दोनों से इतना एनर्जी निकल रहा था कि जियो क्रिस्टलाइजेशन रूट्स यूज करके दूसरे बीस्ट को फायरी ऑरा से प्रोटेक्ट कर रहा था। देखते ही देखते मैच शुरू हो जाता है और सबसे पहला मूव नाइनटेल फॉक्स चलती है। वो एक ही छलांग से पांडा के पीछे पहुंच जाती है पर उसके वार को पांडा रोक लेता है। काउंटर अटैक करते हुए पांडा नाइनटेल फॉक्स को जोरदार एक पंच मारता है जिससे नाइनटेल फॉक्स दूर जा गिरती है। पैंडा एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता और नाइनटेल फॉक्स पे दूसरा अटैक लॉन्च करने के लिए उसकी ओर भागता है पर पैंडा बीच में ही रुक जाता है क्योंकि नाइनटेल फॉक्स उठ खड़ी हुई थी और हवा में लेविटेट करते हुए रोर करने लगी थी। देखते ही देखते चारों तरफ आग झुलसने लगता है। नाइनटेल फॉक्स के प्रभाव से आसपास का जंगल जलने लगता है। जो जंगल कभी स्नो से ढका हुआ था वही जंगल अब राख में बदलने लगता है। वो आग वहीं पे नहीं रुकता, फुल फोर्स से वो आग पैंडा की ओर भागते हैं। फायर मैनिपुलेशन स्किल नाइनटेल फॉक्स का सच में कमाल की थी। वो फायर को प्रोफिशिएंसी से कंट्रोल जो कर पा रही थी। जहाँ लग रहा था कि पांडा का खेल खत्म हो गया है, वो आग के लपटों में जल के मैच हार गया है, वहीं कुछ अजीब सा होता है। आग के लपटों को पांडा अब्सॉर्ब करने लगता है। फायर की एनर्जी को पांडा खाने लगता है। सुपर नेचुरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से, जहाँ पे सारे के सारे ऑफिशियल्स उस जजेंटिक एंशिएंट सी क्रिएचर की मॉनिटरिंग कर रहे थे, उसकी स्टडी कर रहे थे पर इतनी इन्फॉर्मेशन से भी उस जजेंटिक एंशिएंट सी क्रिएचर की कमजोरी का कोई पता नहीं चला था। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमें पता चलता है कि वो जजेंटिक एंशिएंट सी क्रिएचर ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट में ही पैदा हुआ था और पैदा होते ही ऑस्ट्रेलिया के कई सारे हिस्सों में तबाही और बर्बादी मचा दिया था। वो वही नहीं रुका था,
वो समुद्र को लांग के फेडरेशन की ओर बढ़ता चला जा रहा था। यूं तो फेडरेशन अपने फोर्स को उस जायंटिक एंशिएंट सी क्रिएचर से लड़ने के लिए भेज दिए थे, और वो थोड़े बहुत नहीं, जियो से जितना फोर्स लड़ने के लिए गए थे उससे 5 गुना ज्यादा उस जायंटिक एंशिएंट सी क्रिएचर से लड़ने के लिए गए थे। पर फिर भी हार का ही वो सामना किए थे। पूरे के पूरे 5 लाख से भी ज्यादा सोल्जर्स उस जायंटिक एंशिएंट सी क्रिएचर के हाथों मारे गए थे, और वो आंकड़ा ऐसे ही बढ़ता चला जा रहा था। जल्दी ही वो 7 लाख को छू के 1 मिलियन तक भी पहुंचने वाला था। जैसे ही फेडरेशन को लगने लगा था कि वो ये बैटल हार गए हैं, वैसे ही उनको उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। उम्मीद की किरण जो किसी इंसान से नहीं बल्कि एक बीस्ट से आ रहा था, एक पैंडा से आ रहा था। पैंडा जो किसी कारण से उस जायंटिक एंशिएंट सी क्रिएचर के सामने आ गया था, उससे मुकाबला करने लगा था। ये बैटल बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इस बैटल का लाइव ब्रॉडकास्टिंग भी चलने लगा था। मतलब पूरी दुनिया पैंडा और उस जायंटिक एंशिएंट सी क्रिएचर के मुकाबले को देखने वाला था। सीन शिफ्ट होता है हुआशिया के शहर में, जिसका मैक्सिमम पोर्शन अभी पानी के अंदर डूब चुका था। हुआशिया शहर बस अब नाम के लिए ही बचा था, जिसके बचे खुचे लोग अभी शहर छोड़ के ऊंची जगह में भाग चुके थे या फिर अंडरग्राउंड बंकर में छिप लिए थे। उसी शहर में अभी पैंडा किसी को ढूंढते ढूंढते पहुंच चुका था। हुआशिया शहर में पहुंचते ही पैंडा को अपना पास्ट याद आने लगता है। पैंडा के मेमोरी से हमें पता चलता है कि पैंडा का बचपन इसी हुआशिया शहर में ही गुजरा था। हुआशिया शहर के जू में गुजरा था। जब पैंडा छोटा था वो बहुत नाजुक था, कमजोर था, और एक लड़की के साथ उसका बहुत लगाव हो गया था। वो लड़की उसी जू में ही काम करती थी, और टाइम चलते चलते वो पैंडा की बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। हुआशिया शहर में एक बार भूकंप आया था, क्योंकि हर एक बीस्ट के पास 6 सेंस होते हैं, तो बीस्ट सबसे पहले भूकंप को महसूस किए थे और जू में खलबली मचा दिए थे। कुछ खतरनाक बीस्ट को अपने पिंजरों को तोड़ के आतंक भी मचाने लगे थे। उसी बीच एक शेर पैंडा के पिंजरे में घुस आया था। उसकी नजर में तो पैंडा एक इजी शिकार था। जैसे ही वो शेर पैंडा को मारने के लिए उसे खाने के लिए झपटता है, वैसे ही पैंडा की बेस्ट फ्रेंड शेर के सामने आ जाती है। उस लड़की के कॉम्पेनियंस उसे रोकने की कोशिश तो करते हैं, पर वो लड़की उनकी एक नहीं सुनती है। वो लड़की तो पैंडा को सचमुच अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, और उसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार थी, और इसीलिए अपना बलिदान देने के लिए भी वो हिचकिचाई नहीं थी और शेर के सामने आ गई थी। पर पैंडा उस वक्त बहुत कमजोर था। वो उस लड़की से जुड़ा तो था, पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि उस लड़की के लिए वो एक शेर से लड़ सके। इसलिए वो उस वक्त अपना सर झुकाए वहाँ से भाग गया था। वो गिल्ट, वो शर्मिंदगी आज तक उसका पीछा नहीं छोड़ा था। इन्हीं यादों के साथ जब वो हुआशिया सिटी में पैर रखता है और उसी जू की तरफ बढ़ता है, तब जू के खंडहरों में उसे एक लड़का मिलता है। एक लड़का जो भूखा प्यासा था और जू के खंडहरों में कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था। वैसे तो वो पैंडा को देख के चौंक गया था, एक पैंडा को ह्यूमन लैंग्वेज बोलते देख चौंक गया था, पर जल्दी ही वो अपने आप को संभाल भी लेता है। जैसे ही वो पैंडा को पहचान लेता है, पैंडा और वो बच्चा शायद एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। शायद वो बच्चा जू में आता जाता रहता था और अब वो अनाथ हो गया था। जैसे ही पैंडा उस बच्चे को उस जायंटिक एंशिएंट सी क्रिएचर के बारे में पूछता है, वो बच्चा सारा इन्फॉर्मेशन देख के पैंडा को अपडेट करता है। वो बच्चा बोलता है कि कुछ दिनों पहले पूरा हुआशिया सिटी पानी में डूब गया था। उसी डूबे हुए शहर में जायंटिक एंशिएंट सी क्रिएचर और ओरका का लड़ाई भी हुआ था, जिसमें एंशिएंट सी क्रिएचर विजेता हुआ था। पर अचानक कल से वो एंशिएंट सी क्रिएचर दिखाई नहीं दे रहा है। शायद वो कहीं और तबाही मचाने के लिए चला गया है। इन्फॉर्मेशन देख के वो बच्चा पैंडा से उस लड़की के बारे में भी पूछता है और पैंडा की यादों को खुरेदने लगता है, जिसपे पैंडा उस बच्चे को समझाने लगता है कि वो उस लड़की से मिलने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि उस लड़की का वो गुनहगार है। बातों बातों में वो बच्चा अंडरग्राउंड बंकर्स के बारे में बताता है, हाई माउंटेन्स के बारे में बताता है जहाँ रेफ्यूजीज थे, और बच्चे की बातों को सुन पैंडा रेफ्यूजीज कैंप की ओर उस बच्चे को ले जाने लगता है। दोनों बातचीत करते करते ऐसे आगे बढ़ ही रहे थे कि पैंडा का सिक्स्थ सेंस उसे वार्निंग देने लगता है, वार्निंग किसी बहुत बड़े खतरे का, और होता भी वैसा ही है। एक जायंटिक टेंटेकल समंदर के गहराई से आके उन दोनों पे लॉन्च होता है। पैंडा तो अपने सिक्स्थ सेंस की वजह से अपने आप को उस अटैक से बचा लेता है, पर वो बच्चा उतना लकी नहीं था। वो बच्चा उस जायंटिक टेंटेकल के चपेट में आ गया था और बुरी तरीके से घायल हो गया था। वो इतना क्रिटिकल कंडीशन में आ गया था कि प्रॉपरली सांस भी नहीं ले पा रहा था। उस बच्चे की ऐसी कंडीशन देख के पैंडा बहुत भावुक हो जाता है और अपनी इमोशन में बह के लाइफ ऑफ एसेंस की एक बोतल उस बच्चे को वो पिला देता है, जिससे वो बच्चा तुरंत हील हो जाता है। उसी बीच वो जायंटिक एंशिएंट सी बीस्ट समंदर से बाहर निकल के पैंडा के सामने आ गया था। उसका ऑरा वाकई बहुत खौफनाक था, क्योंकि पहली बार पैंडा ऐसे किसी बीस्ट का सामना कर रहा था जो कि जियो से भी ज्यादा पावरफुल था।
पैंडा तुरंत उस बच्चे को वहाँ से भागने को बोलता है और खुद उस जायंटिक एंशिएंट सी बीस्ट के सामने आ जाता है। पैंडा बहुत डेवलप हुआ था, वो पिछली बार की तरह अपनी जिम्मेदारियों से भागने नहीं वाला था और अपनी जिम्मेदारियों के लिए वो मौत से भी लड़ने के लिए तैयार था। देखते ही देखते बैटल शुरू हो जाता है और सबसे पहला मूव वो एंशिएंट सी क्रिएचर चलता है। अपने जायंटिक टेंटाकल को वो पैंडा पे लॉन्च करता है, जिसको पैंडा सुई की नोक से डॉच करता है। पैंडा समझ चुका था कि ये बैटल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला था, इसीलिए अपने स्किल्स को वो जल्दी से जल्दी एक्टिवेट कर लेता है। सबसे पहले वो सॉलिडिफिकेशन स्किल यूज करके अपने बॉडी की डिफेंस को वो बूस्ट करता है, पर सॉलिडिफिकेशन स्किल भी उस एंशिएंट सी क्रिएचर के सामने, उसके अटैक के सामने बेकार ठहर जाता है, क्योंकि टेंटाकल के एक ही झटके से पैंडा खून की उल्टी करने लगता है और कई किलोमीटर तक दूर जा गिरता है। एंशिएंट सी क्रिएचर के हमले का बस ये शुरुआत भर ही था, बैटल तो बस अभी शुरू ही हुआ था। बैटल की एक्टिविटीज को देखते हुए वहाँ पे कहीं से रिपोर्टर्स आ जाते हैं और पैंडा और उस एंशिएंट सी क्रिएचर के बैटल को लाइव ब्रॉडकास्ट करने लगते हैं। चारों तरफ न्यूज आग की तरफ फैल जाता है, हजारों मुंह से हजारों बातें निकलने लगते हैं। कोई जहाँ बोल रहा होता है कि एक पैंडा, एक बीस्ट भला दूसरे बीस्ट से क्यों लड़ रहा है, क्या वो इंसानों को सपोर्ट कर रहा है। वहीं दूसरे बोल रहे होते हैं कि शायद फेडरेशन ने ही उस पैंडा को भेजा है, पर भला एक पैंडा क्या कर पाएगा। फेडरेशन को तो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को उस एंशिएंट सी क्रिएचर से लड़ने के लिए भेजना चाहिए था। कोई पैंडा को देख गुस्सा हो रहा होता है तो कोई पैंडा पे हमदर्दी दिखा रहा होता है। उसी लाइव ब्रॉडकास्ट को दूसरे पैंडास और उनके ह्यूमन कंपेनियंस भी देख रहे होते हैं और वो लोग पैंडा को तुरंत पहचान भी लिए होते हैं। वो न्यूज तो पैंडा के बेस्ट फ्रेंड तक भी पहुंच गई थी और वो न्यूज देख के अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। पैंडा की मदद करने के लिए वो कुछ ना कुछ जरूर करना चाहती थी। वैसे तो जियो के बीस्ट भी प्रोजेक्टर लगा के फिल्म्स और न्यूज देख रहे थे, क्या खबर उनके पास भी पहुंच जाएगी और अगर पहुंचेगी तो वो लोग क्या करेंगे। क्या जियो खुद सीन स्टार्ट होता है नॉर्दर्न स्नोई माउंटेन से, जहाँ पे जियो अपना कल्टीवेशन कर रहा था, धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर बन रहा था। तभी उसके पास उड़ते हुए व्हाइट टाइगर आता है। व्हाइट टाइगर जो बहुत एक्साइटेड होके आया था, वो जियो को अपना एक गुड न्यूज बताता है। व्हाइट टाइगर बताता है कि वो सेकंड ट्रांसेंट ऑर्डर में पहुंच गया है, वो अभी स्ट्रॉन्गर बन गया है। उसे लग रहा था कि उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और जियो उसकी ये डेवलपमेंट देख बहुत खुश होंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, पर उसकी उम्मीदें कांच की तरह टूट जाता है, क्योंकि उसके दूसरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी इवॉल्व हो गए थे, सेकंड ट्रांसेंट ऑर्डर में पहुंच गए थे। जहां जियो व्हाइट टाइगर की तारीफ कर रहा था, ऐसे ही मेहनत तुम करते रहोगे तो तुम जरूर आगे बढ़ोगे बोल के व्हाइट टाइगर को इंस्पायर कर रहा था। वहीं दूसरे बीस्ट व्हाइट टाइगर को टॉन्ट करने लगते हैं, उसकी स्लो डेवलपमेंट पे हंसने लगते हैं। व्हाइट टाइगर की सारी एक्साइटमेंट मर जाता है, क्योंकि वो अब अकेला नहीं था जो सेकंड ट्रांसेंट ऑर्डर में पहुंच चुका था। गोल्डन आंट, व्हाइट स्नेक, आर्टिक स्नो बेयर और यहाँ तक कि सेलेस्टियल फ्लावर भी सेकंड ट्रांसेंट ऑर्डर में पहुंच चुके थे और उनके हिसाब से सेकंड ट्रांसेंट ऑर्डर में पहुंचना इतना ज्यादा मुश्किल बिल्कुल नहीं था। गुस्सा होकर व्हाइट टाइगर वहाँ से चीखते चिल्लाते चला जाता है और उसकी गुस्से की आवाज चारों तरफ गूंजने लगती है। व्हाइट टाइगर के वहाँ से जाते ही जियो दूसरों को डांटने लगता है। वो बोलने लगता है कि उन सबको इतना ज्यादा मीन होने की कोई जरूरत नहीं थी, व्हाइट टाइगर जैसे नादान बीस्ट को चिढ़ाने की कोई जरूरत नहीं थी। जियो के फटकारों से जहाँ व्हाइट स्नेक कंसर्न थी, सच में व्हाइट टाइगर के बारे में सोच रही थी, वहीं दूसरे बीस्ट को तो मजा सूझ रहा था। व्हाइट टाइगर को चिढ़ा के उनको बहुत अच्छा लग रहा था। टाइम ऐसे ही बीतता चला जा रहा था। टाइम के साथ जियो ने नॉर्दर्न रीजन के अंडरग्राउंड केव से सारे आइस एलिमेंटल स्पिरिचुअल स्टोन्स को अब्सॉर्ब कर लिया था। वो तो आइस एज बोल के नया स्किल भी पा लिया था। जियो का आइस एज स्किल एक ऐसा स्किल था जिससे वो ओशन को ही नहीं अर्थ और स्काई को भी टेम्पोररीली फ्रीज कर सकता था, बर्फीले तूफान ले आ सकता था। जियो का स्पिरिचुअल पावर अब 8 मिलियन से भी ज्यादा हो चुका था। अब शायद वक्त आ चुका था कि नॉर्दर्न बॉर्डर्स में पेट्रोलिंग करते किंग कॉन्ग और उसके गोरिल्ला लीजन को वापस बुलाया जाए और उनकी जगह आर्टिक स्नो बेयर्स को वहाँ भेज दिया जाए। सबके मिस्टी माउंटेन में जाने का टाइम आ चुका था, अपने घर वापस जाने का टाइम आ चुका था। वहीं नॉर्दर्न स्नोई माउंटेन्स के जंगलों में अब भी प्रोजेक्टर से फिल्म चल रहा था, सारे के सारे बीस्ट का एंजॉयमेंट चल रहा था। ऐसे ही चैनल एक्सप्लोर करते करते न्यूज चैनल लग जाता है। न्यूज चैनल जिसमें पैंडा और उस जायंटिक एंशिएंट सी क्रिएचर के फाइट का लाइव फुटेज चल रहा था। फुटेज को देख के सारे बीस्ट घबरा जाते हैं, शॉक में आ जाते हैं और पैंडा की खैरियत के बारे में चिंता करने लगते हैं। वहीं किंग जाओ अपने सैंड मैनिपुलेशन स्किल यूज करके जियो तक ये खबर पहुंचा देता है। खबर पाके जियो एक भी पल वेस्ट नहीं करता। मिस्टी माउंटेन में जाने का प्लान जो फिलहाल के लिए जियो पेंडिंग में रखा था, उस प्लान को वो तुरंत एक्टिवेट करता है और फुल फोर्स के साथ वो मिस्टी माउंटेन की ओर मूव करने लगता है।
सीन शिफ्ट होता है हुआशिया के शहर में, जहाँ पैंडा और उस एंशिएंट सी क्रिएचर के बीच जोरों शोरों से लड़ाई चल रहा था। वैसे देखा जाए तो लड़ाई एक तरफा ही हो रहा था, क्योंकि पैंडा जितना भी कोशिश करे उस एंशिएंट सी क्रिएचर पे वो खरोच भी नहीं लगा पा रहा था। सिचुएशन को देख पैंडा अपने आप को कैनन बॉल में कन्वर्ट कर लेता है। ये कैनन बॉल टेक्निक वही टेक्निक था जिससे पैंडा उस आर्टिक स्नो बेयर के लीडर को हराया था। रोल आउट करते करते घूमते घूमते पैंडा काइनेटिक एनर्जी गैदर करने लगता है और फुल फोर्स के साथ बोल्ट की तरह वो एंशिएंट सी क्रिएचर पे लॉन्च होता है। पर फोर्थ ट्रांसन ऑर्डर का पिक कोई मजाक नहीं था, इसीलिए जितने फोर्स से पैंडा उस एंशिएंट सी क्रिएचर पे लॉन्च हुआ था उतने ही फोर्स से वो बाउंस बैक भी हो गया था। अब अटैक करने का बारी उस एंशिएंट सी क्रिएचर का था और वो अटैक करता भी है। एंशिएंट सी क्रिएचर अपना मुंह खोलता है और उसके मुंह से सुपरसोनिक वेव्स पैंडा की ओर बम्बार्ड होने लगते हैं। ये सुपरसोनिक वेव्स इतने लिथिल थे कि पैंडा के कान के पर्दे फाड़ दिए थे, पैंडा को छल्ली कर दिए थे। वो एंशिएंट सी क्रिएचर वहीं पे नहीं रुकता, वो अपने टेंटेकल्स से पैंडा को कुचलने लगता है। जहाँ लाइव देखते सारे लोग सोच लिए थे कि पैंडा हार गया है, उनकी आखिरी उम्मीद बुझ गया है, वहीं पैंडा अपने बेस्ट फ्रेंड को याद करने लगता है। उसकी बेस्ट फ्रेंड जो हुआसिया शहर के किसी अंडरग्राउंड बंकर में छुपी थी। अगर ये बैटल वो हार गया तो फिर से अपने बेस्ट फ्रेंड का वो गुनहगार बनेगा, अपने बेस्ट फ्रेंड को वो बचा नहीं पाएगा। इसी रेस्पॉन्सिबिलिटी से पैंडा जीतने की जिद पकड़ लेता है। किसी भी हालत में वो अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाने की ठान लेता है। एक बार की बात है, पैंडा ने जियो से एक सवाल पूछा था, सवाल कि वो इंस्टेंटली स्ट्रॉन्गर कैसे बन सकता है, जिसपे जियो आंसर तो दिया था पर एक वार्निंग देके, वार्निंग की उस टेक्निक को उसे कभी यूज नहीं करना है। जियो ने पैंडा को बताया था कि हमारा बॉडी स्पिरिचुअल एनर्जी को हार्ट में स्टोर करके रखता है और उसकी 30% एनर्जी को ही हम यूज कर पाते हैं, पर अगर हम 100% एनर्जी को हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर पाए तो हमारा बॉडी इंस्टेंटली स्ट्रॉन्गर बन सकता है। पर उसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, क्योंकि बिना कोई प्रिपरेशन के अगर हम उस 100% एनर्जी को बॉडी में सर्कुलेट करने की कोशिश करें तो हमारा बॉडी उस एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाएगा और टुकड़ों में बिखर जाएगा। उसी टेक्निक को अभी पैंडा यूज करने लगता है। अपनी जान की फिक्र ना करके अपने बॉडी में वो 100% एनर्जी को सर्कुलेट करने लगता है और अपनी ओर आते जायंटिक टेंटेकल को पकड़ लेता है। टेम्पोररी ही सही, पैंडा अब बूस्ट अप हो चुका था। मल्टीपल टेंटेकल्स को डॉज करते हुए वो एंशिएंट सी क्रिएचर के टेंटेकल्स को जमा दिया था। बावला पैंडा वहीं पे नहीं रुकता, वो फुल फोर्स से एंशिएंट सी क्रिएचर पे अपने आप को लॉन्च करता है और पहली बार उस एंशिएंट सी क्रिएचर को वो घायल करता है। पैंडा खुद भी साइड इफेक्ट से खून की उल्टी कर रहा था, पर फिर भी वो जरा से भी नहीं रुक रहा था। पंचेस पे पंचेस मार के वो उस एंशिएंट सी क्रिएचर के टेंटेकल्स को तबाह कर रहा था। तभी वो जायंटिक एंशिएंट सी क्रिएचर गुर्राने लगता है और पैंडा को एक ही निवाले में निगल लेता है। फेडरेशन, हुआसिया के सिटीजन सभी ये नजारे को देख रहे थे। जब वो सोचने लगे थे कि पैंडा का खेल इस बार जरूर खत्म हो गया है, तभी पैंडा उनको फिर से सरप्राइज कर देता है और उस एंशिएंट सी क्रिएचर के जबड़े को चीरते हुए पैंडा निकल बाहर आता है। पैंडा स्विफ्टली फायर एलिमेंट और आइस एलिमेंट के बीच स्विच कर रहा था। एक बार को तो वो एंशिएंट सी क्रिएचर के मुंह को जला ही दिया था। देखते ही देखते पैंडा अपने सीक्रेट मूव को यूज करता है, जो उसका सबसे ग्रेटेस्ट ट्रम्प कार्ड था, जिसको वो नाइनटेल फॉक्स पे भी यूज नहीं किया था। जैसे ही पैंडा क्रिम्सन लोटस सोलर फ्लेयर स्पीयर को यूज करता है, एक जगह पे एनर्जी गैदर होने लगते हैं। वो एनर्जी स्पीयर इतना ज्यादा पावरफुल था कि देखने वालों को वो एक छोटा सा सूरज लग रहा था। क्या पैंडा इस मूव से उस जायंटिक एंशिएंट सी क्रिएचर को हरा पाएगा? और अगर हरा दिया तो जियो वहाँ पे क्यों आएगा?